चलिए फिर बात करते हैं मार्केट की। और आज अच्छा दिन। हर्षदा, मैं और वीरू रहेंगे अगले 1.5 घंटे आपके साथ। वीरू आज फिर शायद वो जैकेट तक पहुंच नहीं पाए अपनी। आज कोई और रीज़न आ गया शायद, तो आज बिना जैकेट के ही आ गए वीरू। चलिए कोई वीरू एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। आप लोग कर चेंज करना चाहते हो दोपहर तक, कोई नहीं जैकेट थी आज, लेकिन मैंने कहा चलो आज नहीं पहनते। चलो हाँ आज ठीक, टाई और सिर्फ शर्ट, कोई टेंशन नहीं है वैसे। आज जैकेट थी। चलेगा, कोई नहीं वीरू। खैर मार्केट का मूड अच्छा है तो बिना जैकेट के भी काम चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ बैंक निफ्टी को छोड़ दें, जो आज हमने सुबह भी डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी में व्यू ना लें, निफ्टी पर लें व्यू, और आईटी पर लें, स्टॉक्स पर लें। तो निफ्टी बैंक अभी भी आज आपको तंग कर रहा है, लेकिन उसके अलावा बाकी सब इंडिसेस में अच्छा मूव है, खासतौर से मिड कैप और स्मॉल कैप। फिर से फ्रेश ऑल टाइम हाई यहाँ मिड कैप और स्मॉल कैप में। और आईटी ने बहुत बड़ा सहारा दिया मार्केट को, रिलायंस ने बहुत बड़ा सहारा दिया। ये देखिए मिड कैप इंडेक्स का क्या शानदार चार्ट, 350 पॉइंट ऊपर। निफ्टी आईटी देखिए आज 1% से ज़्यादा की तेज़ी निफ्टी आईटी में। और दूसरी तरफ आप निफ्टी बैंक देखिए, आपको पता चल जाएगा कि निफ्टी बैंक ने किस तरीके से परेशान किया। निफ्टी बैंक अब एक्चुअली डे लो पर है, टेक्निकली सिर्फ 67 पॉइंट ऊपर रह गया। और बैंक निफ्टी फिर से रेजिस्टेंस पर। लेकिन आज सारा गेम है निफ्टी का, आईटी का और इंडिविजुअल स्टॉक्स का। हर्षदा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। वाकई में कल एक्सपायरी का दिन और आज ये रौनक देखकर थोड़ी सी ज्यादा खुशी हो रही है एक्चुअली, क्योंकि लग रहा था कि एक वॉश आउट महीना होता हुआ दिखाई देगा, स्पेशली पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस में लगातार जो प्रेशर देखने को मिला। ये 19,450 के करीब जो हम पहुंचे आज डे हाई में, कितना सिग्निफिकेंस है इस लेवल का एक बेहतर एक्सपायरी के लिए कल? बिल्कुल हर्षदा, सिग्निफिकेंस तो है, लेकिन इशू क्या है, इंट्राडे में पैसा नहीं बना आज। और एक्चुअली मैं अगर बोलूं, इंट्राडे में पैसा अगर किसी का बना तो बैंक निफ्टी में शॉर्ट करने में बना, वरना इंट्राडे में टेक्निकली किसका पैसा बना आज आप देखिए। हम कहां खुले, हाई 19,452 का है, वहीं पर है। बैंक निफ्टी में हाँ अगर आपने शॉर्ट किया हो तो 44,780। और ये हमने सुबह डिस्कस किया था कि इस जोन में प्लीज बाय ना करें, इस जोन के रिजेक्शन में शायद भले शॉर्ट ट्रेड ओपन होगी, लेकिन वो भी कोई ज्यादा कन्विक्शन की नहीं थी शॉर्ट ट्रेड भी। तो बैंक निफ्टी में पैसा नहीं बना। निफ्टी की जहां तक बात है, अगेन 19,450 के हम काफी आसपास हैं, 20 डे मूविंग एवरेज पर हैं। अच्छा, रैली नहीं आ रही लेकिन कोलैप्स भी नहीं कर रहे हैं 20 डे मूविंग एवरेज से, तो ये इंटरेस्टिंग है। लेकिन हर्षदा, ये सारे किए किराए पर पानी फिर सकता है अगर आखिरी के 1.5 घंटे में मार्केट में सेलिंग आ गई तो। और जिस तरीके से बैंक निफ्टी मूव कर रहा है, रिस्क काफ़ी है। अब 19,500 पर नजर रहेगी। अगर आप लॉन्ग हैं तो सुबह का लो स्टॉप लॉस रहेगा 19,407 का। अगर आप शॉर्ट हैं तो 19,500 का स्टॉप लॉस रहेगा। बहुत सिंपल है रणनीति। बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, आज का प्राइस पैटर्न काफी बेरिश है बैंक निफ्टी का। 50 डे मूविंग एवरेज को अगेन रिजेक्ट किया बैंक निफ्टी ने। 44,750 का वो लेवल था, वहीं से रिजेक्ट हुआ। और बड़ी रैली के लिए मैं फिर बोल रहा हूं, आप 44,950 तक वेट करिएगा। आज सुबह भी जब वीरू ने मुझसे सवाल पूछा था कि क्या इस बार लग रहा है बैंक निफ्टी वो ब्रेकआउट कर लेगा, मैंने यही पॉइंट बोला था कि नहीं, एक बार आप वेट करिए, उसको हो जाने दीजिए, उसके बाद ही कॉल लीजिए। क्योंकि बैंक निफ्टी में मुझे अब तक वो पिछला थर्सडे याद है जब बैंक निफ्टी ने एक हार्ड टॉप बनाया था, और वो जिस तरीके से उसके बाद 900 पॉइंट गिरा था, यहाँ पर कुछ दिक्कत है बैंक निफ्टी में। तो आईटी, इंडिविजुअल स्टॉक्स एंड निफ्टी, इस पर नजर रखें। लेकिन क्लोज में अभी भी कह रहा हूं, अगर क्लोज खराब हो गई तो पूरे किए किराए पर आज के पानी फिरने का रिस्क रहेगा फिर। ओके, तो ये फिलहाल देखते हैं क्लोज कहां पर आता है। निफ्टी बैंक ही एक चैलेंज साबित कर सकता है आज के लिए। वीरू, स्टॉक स्पेसिफिकली कहां पर एक्शन ज्यादा देख रहे हो और रोल ओवर की पोजीशंस क्या संकेत दे रही हैं? जी हर्षदा, पहले देखते हैं कि लार्ज कैप में या फिर निफ्टी 50 में शुमार स्टॉक्स में कहाँ रोल ओवर्स अच्छे हैं। यहाँ HCL टेक्नोलॉजीज में थोड़ी रिकवरी है। दरअसल मिड सीरीज के मिड में ये स्टॉक काफ़ी पेन में था। आज HCL टेक्नोलॉजीज को मैं दिखा था करीब 1174 पे, अभी भी डे हाई पे ट्रेड कर रहा है। इसने क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस से स्पेशली 50 डे से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया कल भी और आज भी। और इसकी रोल ओवर्स की जो फिगर्स हैं थोड़ी सी इंप्रूव हुई हैं। अब करीब 72% रोल ओवर इस स्टॉक में दिखाई दे रहा है। शॉर्ट कवरिंग इसमें काफ़ी अच्छी खासी हुई है। आयशा मोटर्स पूरा का पूरा ऑटो स्पेस आज सुबह से ही काफ़ी वाइब्रेंट था, मजबूत था, अच्छा कर रहा था। आयशा मोटर्स आपकी स्क्रीन पे आएगा और करीब 3403 पे ये भी डे हाई पर है। आज इसने इजेक्ट किया और अपने 100 और 50 डेमा की रेंज से करीब 78% रोल ओवर। यहाँ पे इंप्रेसिव रोल ओवर्स हैं। और एक बेस से इसने आज मतलब जिस रेंज में ये 14 जुलाई से लेकर अब तक रहा है, उससे आज इसने इजेक्ट किया। आयशा मोटर्स के सिवा ग्रासिम में बहुत स्ट्रॉन्ग रोल ओवर, 81% रोल ओवर हैं। अदानी पोर्ट्स में करीब 74% लॉन्ग साइड पर रोल ओवर्स हैं।
और भारतीय एयरटेल करीब करीब 78% रोल ओवर है, और हीरो मोटोकॉप में थोड़ा सा, और भारतीय एयरटेल में थोड़ा शॉर्ट रोल ओवर्स विजिबल है, बट शॉर्ट साइड पे काफ़ी बड़े रोल ओवर्स हैं। ये मैंने कुछ ऐसे इंडेक्स के रोल ओवर्स थे जो कि काफ़ी हाई साइड पे हैं। लेकिन जहाँ तक स्टॉक स्पेसिफिक मूव का सवाल है, अगर मैं रोल ओवर के फिगर्स को कुछ देर के लिए छोड़ दूँ, ब्लेंडेड देखूँ, क्या हो रहा है कि करंट मंथ फ्यूचर्स में भी और नेक्स्ट मंथ फ्यूचर्स में भी BHL आज सुबह भी मार्क हुआ था, कल भी मार्क हुआ था। आपकी स्क्रीन पे हर्षता यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग करंट मंथ में कल भी हुई थी, और आज भी 118.10 पे ट्रेड करता हुआ। रोल ओवर्स 57% है यहाँ पे, और बहुत स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे। उसके बाद एक इंडियन होटल्स में, ये भी सुबह सुबह आवाज़ की ट्रेड्स में शामिल था, प्रशांत का ट्रेड था, यहाँ पे रोल ओवर्स काफ़ी अच्छे खासे हैं। प्लस नेक्स्ट मंथ फ्यूचर्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप है इंडियन होटल्स में। TVS मोटर्स को देखिए आप, TVS मोटर्स आपकी स्क्रीन पे आएगा। ये स्टॉक आज हमने कल भी मार्क किया था, आज अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे है, यहाँ भी रोल ओवर्स अच्छे हैं। प्लस ऑप्शन एक्टिविटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इसमें। नेक्स्ट मंथ में 14-18 पे करियर के हाईएस्ट जोन पे ट्रेड करता हुआ, और दीपक नाइट्राइट यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रोल ओवर्स केमिकल स्पेस में मूव है। कल सुबह सुबह ट्रेड पकड़ा गया था, आज भी पकड़ा गया था। और एक और ट्रेड जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिखा रहा है, दैट्स जुबिलेंट फूड। आपकी स्क्रीन पे आएगा हर्षता, ये आज एक बड़ा वाइल्ड मूव लेके ट्रेड करता हुआ 506 पे, और आज इसने इस सिंगल सेशन में अपने सारे एवरेजेस पर ट्रेड किया है। कहाँ शुरू हुआ था? लोवेस्ट मूविंग एवरेज पे 50 डेमा पे, और अब डे हाई पर 200 डेमा को पार करके। हर्षता, तो ये फिलहाल कुछ स्टॉक्स जहां पर इंटरेस्टिंग मूव्स आज देखने को मिलेंगे। आगे इस पर डिटेल में बातचीत भी करेंगे, लेकिन एक हेडलाइन जिस पर हमने चर्चा भी की कि देखिए 16 अक्टूबर ऑनवर्ड्स कुछ चेंज होने वाला है। सोमवार को अब बैंकेक्स की एक्सपायरी होगी, जो नॉर्मली शुक्रवार को हो रही थी। अनुज, और साथ ही यहाँ पर गुरुवार के बजाय अब हम बुधवार को निफ्टी बैंक भी एक्सपायर होता देखेंगे। ये तो ऑफकोर्स अगले हफ्ते से लागू होगा, और ये बैंकेक्स में जो चेंज आया है वो 16 अक्टूबर से लागू होगा। ये बार बार ऊपर नीचे क्यों हो रहा है इस मामले में, और इसके इम्प्लीकेशंस लार्जली ट्रेडर्स पर क्या रहेंगे? देखिए, मैं इसमें ना कोई वर्ड्स मिस नहीं करूंगा। मैं सेबी चीफ को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एक्सचेंजेस से बात करिए। ये मजाक लगा हुआ है क्या? हर हफ्ते उठ के बोल देते हैं कि ये पहले एक बार NSE ने उठ के बोला कि हम इस दिन एक्सपायरी करेंगे, फिर वो सर्कुलर रिवर्स कर दिया। उसके बाद 2 हफ्ते बाद आके बोला कि अब हम सिर्फ बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वेडनेसडे को कर रहे हैं। अब BSE उठ के आके बोल रहा है कि हम एक्सपायरी मंडे को कर रहे हैं। ठीक है, आप एक काम करिए ना, आप रोज एक एक्सपायरी कर दीजिए, जिसका जो मन करे वो कर दीजिए, रोज हम एक्सपायरी करेंगे। मतलब क्या मतलब है ये? ट्रेडर्स को आप एक टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि जब हम कहेंगे, जो हम करेंगे उसके हिसाब से हो जाएगा। अरे लोगों को अपनी स्ट्रैटेजीज बनानी होती है, इंडिविजुअल वो इंडेक्स पर लोग अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाते हैं। कोई किसी के साथ कंसल्टेशन हुआ क्या, नहीं हुआ क्या? ये क्या यहाँ पे एक मोनोपोली चल रही है दोनों एक्सचेंजेस के बीच में कि डिसाइड कर लिया कि मैं आज मंडे को, अच्छा मैंने वेडनेसडे को, दूसरा एक्सचेंज NSE वेडनेसडे को एक्सपायरी लेके आ रहा है, चलो मैं मंडे को एक्सपायरी लेके आता हूँ। अब वो फिर यहाँ भी क्यों रोक रहे? फिर बोले कि वो मंडे को एक्सपायरी लेके आए, चलो मैं संडे को एक्सपायरी कर देता हूँ, या सैटरडे को एक्सपायरी कर देता हूँ। कोई मतलब लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं है। ये किंडरगार्टन के बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं। मतलब ये आप समझिए, दोनों मतलब इंडिया के लार्जेस्ट एक्सचेंजेस हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये क्या मैसेज जा रहा है? बाहर भी क्या मैसेज जा रहा है? ये क्या वॉल्यूम, और ऑफ कोर्स ये कॉम्पिटिटिव मूव्स हैं, लेकिन वॉल्यूम्स को क्या अट्रैक्ट करने की कोशिश होगी और कितना हो पाएगा? कॉम्पिटिटिव मूव है, वॉल्यूम को लेकर ये मूव चल रहा है। होना चाहिए दोनों एक्सचेंजेस के बीच में, मैं तो कहता हूं कंपटीशन होना चाहिए। एक NSE का डोमिनेंस बहुत ज्यादा हो गया था, शायद कुछ हद तक अगर BSE अगर वो चल पा रहा है तो एक अच्छी चीज है। मैं तो कहता हूं ये एक अच्छी चीज है देश के लिए। सिर्फ एक ही एक्सचेंज होना देश के लिए शायद ठीक नहीं है, 2 कॉम्पिटेंट एक्सचेंज हो। इससे ट्रेडर्स का भी एक फायदा होता है कि वो ऑब्वियसली जब BSE ने शुरू किया था तो ऑब्वियसली वो लुभावने ऑफर भी लेकर आते हैं ट्रेडर्स के लिए, वो वॉल्यूम बढ़ाने के लिए इंसेंटिव भी देते हैं। तो वो ठीक है, बात वो नहीं है। बात ये कि जो जिस तरीके से बार बार चेंज हो रहा है ना, कि किसी दिन मंडे को, आप मुझे खुद को याद नहीं, मैंने एक अपने लिए ना एक वो बना रखा है, अब एक चार्ट बनाया हुआ है मैंने, उसमें लिखा हुआ है मैंने कि ये बैंक निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट, ये वो उसकी किस दिन एक्सपायरी हो रही है। इतना मुश्किल हो जाएगा। अब पहले एक हमारी हेडलाइन हुआ करती थी रोज की आज एक्सपायरी, अब तो रोज ही हमारी एक्सपायरी है। मतलब पहले वो मंथली की, वीकली हो, चलो समझ में आया। उसके बाद अलग अलग इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट की। अच्छा, इसमें एक और चीज हो रही है इंटरेस्टिंग, मैं बताता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल आप फिन निफ्टी ले लीजिए, ठीक है। अच्छा, बैंकेक्स में बाय द वे 0 वॉल्यूम होता है, सेंसेक्स में फिर भी होता है फ्राइडे को वॉल्यूम, बैंकेक्स में 0 वॉल्यूम होता है। समझ में आता है कि चलिए ठीक है, BSE ट्राई कर रहा है कि चलिए आप कोशिश करिए कि सेंसेक्स के एक्सपायरी के भी वॉल्यूम्स आएंगे, मंडे को ट्राई कर लीजिए आप। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ फिन निफ्टी का। ट्यूसडे को उसकी एक्सपायरी होती है,
वो इंडेक्स मंडे तक कुछ नहीं कर रहा होता है। Correct. वो सिर्फ मंडे को दोपहर को ही को जागता ट्यूसडे को है। जागता हाँ। है और उसमें भी फ्यूचर में कुछ नहीं होता, उसमें सिर्फ ऑप्शन में काम होता है। Correct. ये प्योर गैम्बलिंग बन के रह गया और कुछ नहीं है। जब ऑप्शन शुरू हुए थे तो वो ऑप्शन शुरू हुए थे एक आपको जो है हेजिंग यूज करने के लिए, या फिर एक ट्रेडिंग में आप ठीक है एक मंथली एक डायरेक्शनल कॉल ले रहे हैं आप, उसके लिए शुरू हुए थे। ये तो क्या हो गया, ये तो आप बस हर कोई जीरो हीरो करने में लगा हुआ है। हर कोई, ये एक तो इस देश का सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क किया है ट्रेडिंग कम्युनिटी का, वो जीरो हीरो कॉल ने। जब मतलब और अब प्रॉब्लम क्या होगी, अब क्योंकि रोज कोई ना कोई एक्सपायरी है, रोज कोई ना कोई आप जीरो हीरो कॉल ढूंढ रहे होते हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा दोनों एक्सचेंजेस को चाहिए। अगर दोनों एक्सचेंजेस से नहीं हो पा रहा है तो सेबी इसमें कुछ इंटरवीन करे और दोनों एक्सचेंजेस को बोले कि भाई साहब आप जरा बैठिए एक जरा और शांति से सोचिए क्या करना है। अच्छा, एक बार जो डिसीजन है उस पर ले लिया, उसको कम से कम 6 महीने तो दीजिए, उसके बाद उसको उस पर अमल कीजिए। हाँ, उसको देखिए उसका कि क्या इम्पैक्ट आ रहा है और ट्रेडर की जिंदगी कितनी और कंफ्यूज आप लोग कर रहे हैं, आसान कर रहे हैं। लेकिन ये एक अपील ऑफ कोर्स सेबी रेगुलेटर के लिए हमारी तरफ से। इस बीच मार्केट के एक्शन पर नजरें रहेंगी और साथ ही साथ ऑयल मार्केटिंग कंपनियां आज दिन भर रेडार पर है। इनफैक्ट कल दोपहर से ही जब से वो CNBC आवाज ने सबसे पहले आपको खबर दी थी कि रसोई गैस की कीमतों में सरकार कटौती करेगी और उस खबर पर सरकार ने इनफैक्ट एक्शन भी लिया है, उस खबर पर मोहर लगी है, जहां पर कल शाम को रक्षाबंधन के मौके पर सरकार ने देश की बहनों को बड़ा गिफ्ट दिया। सरकार ने LPG सिलेंडर पर 200 रुपए प्रति सिलेंडर की कटौती की है। अब इसका बोझ सवाल यही है कि किसके सर पर आ रहा है, क्या ये प्राइमरीली सरकार इसका बोझ उठाएगी और कितना इम्पैक्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर होगा? इसी सवाल को लेकर आज OMCs में दबाव देखने को मिला है और यही ठीक सवाल हमने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी से भी पूछा। वो चर्चा आपके लिए। रसोई गैस सिलेंडर पर सरकार ने 200 रुपए कटौती की है और इसे सरकार देश की महिलाओं के लिए रक्षाबंधन पर बड़ा तोहफा बता रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है पेट्रोलियम मिनिस्टर श्री हरदीप सिंह पुरी जी। सर, CNBC आवाज में आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल यही कि जो 200 रुपए कटौती की गई है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने अपने पास से खर्च कम किया है या सरकार ने सीधे कटौती की है इसको? देखिए, ऐसा है कि ये अकाउंटिंग के जो सवाल है, पहली बात आपको अप्रिसिएशन जो मैं देश भर में सबसे आ रही है कि हमने ये निर्णय लिया है कि जो 32 करोड़ हमारे कनेक्शंस हैं, जिसमें से कल तक 9 करोड़ 60 लाख उज्ज्वला के कनेक्शंस थे। हर एक कंज्यूमर के लिए जिसके पास भी कनेक्शन है उसमें गैस का सिलेंडर का दाम 200 रुपए कम हो गया। ठीक है, अब कितना प्राइस रिडक्शन है, कितना ये है प्राइस रिडक्शन। ठीक है, सब्सिडी जो है वो लाभार्थी जो है उज्ज्वला योजना के उनके खाते में डायरेक्ट जाती है सरकार की तरफ से, उसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनी नहीं आती। ये प्राइस रिडक्शन हुई है। इस समय मुझे लगता है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एज गुड कॉर्पोरेट सिटीजन वो ये दाम कम कर सकती हैं और उनको, क्योंकि उनके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए हैं पीछे भी कभी जब चर्चा होती थी कि उन्होंने दाम नहीं बढ़ाए तो मैं उनको यही कहता था कि एज गुड कॉर्पोरेट सिटीजन दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू दी वेलफेयर ऑफ द कंट्री, और कंट्री ग्रो करेंगे उनके भी प्रॉफिट्स ग्रो करेंगे। आप पिछला जो क्वार्टर है, ठीक है, पहला क्वार्टर था अप्रैल मई जून, उसके बाद जुलाई अगस्त, अप्रैल मई जून के बाद जो रिजल्ट्स आए वो जुलाई में आए हैं, वेरी पॉजिटिव रिजल्ट्स, रीअश्योरिंग रिजल्ट्स। उनके पास कैपेसिटी है इस प्राइस कट की। सो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि जो अगला क्वार्टर जिसकी मैं बात करने जा रहा था, अप्रैल मई जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर, ये भी रिजल्ट अच्छा ही होगा। और अच्छा होगा तो आने वाले समय के लिए भी उनके पास अगर ऐसे निर्णय लेने पड़े, मैं ये नहीं कह रहा हूं निर्णय लेने जा रहे हैं हम, ये माननीय प्रधानमंत्री जी इस पे फैसला करेंगे, पर हमारे पास कैपेसिटी होगी। जी, यानी कि जो आप कह रहे हैं कि उज्ज्वला वाले कनेक्शन है उसमें अभी जो 200 रुपए का सब्सिडी मिलता है वो 200 रुपए ही मिलेगा, 200 रुपए का सीधे रिडक्शन हो गया है। तो 400 का उनको हो गया ना। पहले उनको सिलेंडर जो 1100 का था 900 में मिलता था, अब 900 का सिलेंडर सबके लिए होगा, उनको 700 में मिलेगा। ये बड़ी अच्छी बात है कि बहनों और महिलाओं के लिए आपने तोहफा दिया। अब जो मोटरसाइकिल चलाते हैं भाई लोग और पति लोग, उनके लिए क्या भाई दूज का वेट करना पड़ेगा पेट्रोल डीजल की कीमतों में रिडक्शन? देखिए पहली बात तो अगर आप पूरे स्टेटिस्टिक देखिए, देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम तो कम हुए हैं पिछले 2 साल में। ठीक है,
तो जो भैया दूज के क्यों इंतजार करने की जरूरत है? वो त्योहार के बगैर ही हमने इंक्रीज नहीं होने दिए, इनफैक्ट कम हुए हैं। देखिए ज़माना बदल गया वैसे, अब हम भी खाना बनाते हैं और आई एम श्योर हर्षिता भी कभी कभी मोटरसाइकिल चलाती होंगी, तो मतलब ठीक है, लेकिन मामला ये है सारा कि क्या पेट्रोल और डीजल पर भी आगे जाके मूव आएगा? हर्षिता उस पर कोई हिंट नहीं दिया नहीं हिंट दिया, उन्होंने कहा कि वो तो खैर प्रधानमंत्री डिसीजन लेंगे, लेकिन उससे पहले वो ऑलमोस्ट बोल चुके थे कि अगर आगे भी कुछ डिसीजन लेंगे तो वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कर सकती हैं। देखिए बहुत शानदार नंबर्स पेश किए थे ओएमसीज ने, हमने सबने देखा था वो नंबर्स, और लेकिन अब दिक्कत क्या आ गई, अब ब्रेंट भी बढ़ गया वापस, तो शायद ये क्वार्टर उनके लिए खराब रहे। और क्या ये मार्केट जानता था, तभी पिछले क्वार्टर के इतने शानदार नंबर के बाद एचपीसीएल और बीपीसीएल देखिए 400 वाला 350 हो गया ब्लॉकबस्टर नंबर के बावजूद। मार्केट को हिंट था कि ये बस अब आपने बना दिया जितना पीक प्रॉफिट बनाना था, अब इलेक्शन आ रहा है, अब मामला थोड़ा सा अलग होने वाला है। खैर अब मार्केट की बात करते हैं, हमारे साथ हमारे सारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, एक एक कर सबसे कॉल लेते हैं। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर, गेट वेल सून, बताइए आपकी ट्रेड इस समय की। वेल गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक इस वक्त मुझे जो पसंद है वो है LTIM माइंट्री, 5192 पर ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ से एक अप मूव मिलना चाहिए, उसका जो मूव है शायद पॉसिबल 5280 तक ले जा सकता है, स्टॉप होगा 5150। तो यस, LNT माइंट्री, LTIM। LTI माइंट्री में एक अपॉर्चुनिटी, स्टॉक 1.1% ऊपर है इस समय। अमित, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? Harshita ma'am, Anuj ji, Viren ji and everybody on the panel. मैम फर्स्ट चॉइस LTI में था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑटो स्टॉक्स में हमने काफी स्ट्रेंथ देखा है। वन ऑफ द स्टॉक्स जिसने अभी तक अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया है, ऑन द मर्ज मूव है और अभी मूव नहीं दिया, दैट इज अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड में मुझे लगता है जो 8 से 10 दिनों का कंसोलिडेशन था, जो कंट्रैक्शन पैटर्न था, दैट इज कमिंग टू एन एंड। यहाँ पे आप मूव देख सकते हैं, मोमेंटम इंडिकेटर्स इसके पॉजिटिव है। 189.25 का प्राइस है, टारगेट्स रहेंगे 195 के और स्टॉप लॉस रहेगा 186 का। अमित जी का ट्रेड हो गया अशोक लेलैंड और 189.25 पे, ये इसके ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी है मोरलेस, याद रखिएगा। मानस, आपका ट्रेड क्या होगा? वीरेन जी, चोला फाइनेंस पे खरीदारी करने की राय रहेगी। चोला फाइनेंस के अगर आप पैटर्न देखेंगे तो 4 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज फाइनली हमें 1100 रुपए के ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिला है, थोड़े बेहतर वॉल्यूम भी देखने को मिले हैं, तो आई थिंक यहाँ पर एक रैली देखने को मिल सकती है। करंट लेवल्स पे चोला फाइनेंस पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 1104 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 1150 के आपको टारगेट सेट करने हैं, ये दोनों ही कैश लेवल्स हैं। ऑप्शन में भी आप ट्रेड ले सकते हैं। सितंबर मंथ का 1120 वाला कॉल ऑप्शन 38 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप 29 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं और 60 रुपीज के टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, राजेश सतपुते के पास चलते हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनुज जी एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनुज जी देखिए, मेरी नज़र है इंडियन होटल्स पे। इंडियन होटल्स क्यों? देखिए इंडियन होटल्स में यहाँ पे एक क्लियर कट ब्रेकआउट मिला है, एक फॉलिंग चैनल था और हम देखते थे ये करीबन 410 के आसपास ये हमेशा अटकता था और आज 410 408 ये ट्रेजेक्टरी निकलने के बाद यहाँ पे जिस तरह से स्ट्रेंथ दिख रही है, मुझे लगता है ये थोड़ी और एक्सटेंड होगी, तो मैं इसी ट्रेड करना चाहूंगा। इसका जो टारगेट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, इसका टारगेट होगा करीबन 430 का, 415 416 के आसपास यहाँ पे बाय बनेगा, स्टॉप लॉस होगा 408 का, तो इट विल बी अ बाय इन इंडियन होटल। ओके, तो इंडियन होटल में तेजी, और वैसे भी होटल काउंटर्स में हमने देखा है फिर से बहुत जोरदार खरीदारी लौटती हुई दिखाई दे रही है। गौरांग, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? बहुत बहुत धन्यवाद हर्षिता, आपका और आप सभी को शुभ दिन और रक्षाबंधन की सभी को शुभकामनाएं, खास करके CNBC आवाज के दर्शकों को और आप सभी को। तो विकल्प के रूप में हमने वित्तीय क्षेत्र की एक बैंक, मेरे ख्याल से कल ही अनुज भाई ने इसको डिस्कस किया था सुबह के शो में, एक्सिस बैंक। आज मेरे ख्याल से इसने एक सर्वोच्च स्तर बनाया 995 996 के आसपास का, और एक अच्छा स्टॉक लग रहा है। अगर किसी को निजी क्षेत्र की वित्तीय क्षेत्र में अगर किसी निजी बैंक में निवेश करना है तो एक्सिस बैंक हमें काफी अच्छा लगता है। एज अ डिस्क्लोजर, नतीजे देखने के बाद हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया है वो करीबन 1150 1200 के आसपास का है। एक्सिस बैंक 992, सुबह डिस्कशन हमने किया था इस पे और अच्छा मूव दिया इसने, ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी है। मीनवाइल जो सुबह हमने निफ्टी पे 19450 का एक स्विंग हाई लगाया था, उसके पीछे बड़ा कारण उस वक्त एक रिलायंस था। रिलायंस 2442 पे ट्रेड कर रहा है, इस वक्त 22 पे ट्रेड कर रहा है। एक बार इसके थोड़े लेवल्स को एड्रेस कर लेते हैं, उसके बाद
क्योंकि निफ्टी हल्का सा बैकफुट पे आया है, अभी भी 68 अंक ऊपर है, बट रिलायंस का बहुत बड़ा इंपैक्ट रहेगा अगले 1 घंटे में। मानस, आपकी रीडिंग क्या कहती है? लोअर शेडो उतनी ही है जितनी इस वक्त हायर शेडो है ऑलमोस्ट, और हम कल की कैंडल के बॉडी के लोअर एज पे ट्रेड कर रहे हैं। रिलायंस के लिए क्लोजिंग में महत्वपूर्ण लेवल्स करेंगे। देखिए, 2 स्तर बहुत महत्वपूर्ण है। पहले तो 2400 रुपए, जहां पर 100 मूविंग एवरेज आता है, अगर उसके नीचे फिसलेगा तब तो आपको गिरावट बढ़ती हुई दिखेगी। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 2400 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। ऊपर की तरफ अगर खरीदारी करने के मौके ढूंढने हैं तो तब आपको वेट करना पड़ेगा एक ब्रेकआउट का। 2470 के ऊपर जब 50 मूविंग एवरेज रीच हो, उसके ऊपर स्टॉक सस्टेन करने लगे, तभी यहाँ पर खरीदारी करनी है। तो आप लॉन्ग पोजीशन में बने रहिए, कॉशियस रहिए लेकिन, और 2400 के स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। ओके, बैंक निफ्टी देखिए अब शायद रेड में भी आ जाए। और जो बात कह रहा था कि लास्ट का 1 घंटा 1.5 घंटा अगर ये क्रूशल है, अगर ये ख़राब हो गया मामला, तो ये प्राइस पैटर्न बैंक निफ्टी का आज काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। इवन निफ्टी में भी अब हम डे लो की तरफ बढ़ रहे हैं, 19,412 पर आ गए हैं। डे लो था 407 एक्चुअली, तो उसके काफ़ी करीब आ गए हैं। और बैंक निफ्टी में एक बार जरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लेकर आई है, और अगेन दिक्कत फिर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, फिर से 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे, 200 डे मूविंग एवरेज का 574 पर प्लेस्ड है, अब फिर उसके नीचे आ गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और ये इस लेवल को क्रॉस कर नहीं पा रहा है कंफर्टेबली। अमित जी, एक बार जरा एसबीआई का चार्ट देखिए, कोई व्यू बन रहा है यहाँ पर? जी अनुज जी, फिलहाल तो साइडवेज रेंज में है। अगर इसके पिछले 15 दिन का अगर हम मूवमेंट देखें तो नीचे में 560 और ऊपर में 580 के एक रेंज के दायरे में ये कंसोलिडेट कर रहा है। वीकनेस इसमें डेफिनेटली है, लेकिन फ्रेश वीकनेस बनेगी अगर 560 का लेवल टूटता है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट आता है लगभग 550 के आसपास। तो क्रूशियली प्लेस्ड है, मोमेंटम वीक है, बट स्टिल विद इन अ रेंज फॉर लास्ट 15 डेज। अच्छा, एक बार जोमेटो लेकर आइए। फिर जोमेटो ट्रिपल डिजिट में फाइनली, जो उसने इस महीने के शुरू में लगाया था, उसके बाद वहाँ से स्लिप हुआ था, नंबर्स के बाद 100 क्रॉस हुआ था, और फाइनली अब फिर से 100 क्रॉस करता हुआ 100.2 पर इस समय जोमेटो का शेयर आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। आप याद रखिएगा, रिजल्ट वाले दिन इसने जो 52 वीक हाई लगाया था वो करीब करीब 102 रुपये के करीब का था। तो ब्लॉक्स अच्छे से एब्जॉर्ब हुए। कल भी हमने ये बिग स्टॉक्स में डिस्कस किया था, हजदा इसको 91 था कल, अभी 100 हो गया। अभी अच्छा मुझे लग रहा है एक बार शायद ये 110 115 तक शायद इस स्विंग में चला जाए, अगर स्पेशली अगर 102.85 जो हाई था वो क्रॉस करेगा तो। चलिए अब एक और स्पेस की बात करते हैं। पिछले कुछ दिनों से केमिकल स्टॉक्स में एक अच्छी रैली रही है, और आज दूसरे दिन लगातार तेज़ी दिख रही है। पूरे सेक्टर में तेज़ी के क्या हैं कारण, और आगे कैसी रहेगी चाल, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं केमिकल इंडस्ट्री एक्सपर्ट अजय जोशी। अजय जी, गुड आफ्टरनून। क्या कारण है आपके हिसाब से जो मार्केट में इस तरीके का ट्रैक्शन वापस लौटा है केमिकल कंपनियों में? जी, गुड आफ्टरनून। आई थिंक काफी अच्छी न्यूज़ है ओवरऑल सारे सेक्टर के लिए और सारी कंपनी के लिए। काफी लंबे समय से स्ट्रगल चल रहा था इस पर्टिकुलर सेक्टर में। 2 मेन कारण हैं। पहला कारण यह है कि अब हम लोग ईयर एंड की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, कैलेंडर ईयर की तरफ। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर क्वार्टर जो कैलेंडर ईयर का होता है, उसके लिए कंपनीज एंड कस्टमर्स इन्वेंट्री एक्यूमुलेट करना शुरू कर रहे हैं, तो डाउनस्ट्रीम डिमांड काफी अच्छी है। दूसरा रीजन इन कपल ऑफ कमोडिटीज में ये चल रहा है, फॉर एग्जांपल सोडा ऐश में हमने थोड़ा बहुत उछाल देखा, फिनॉल के प्राइसेस में उछाल देखा, एसिटिक एसिड के प्राइसेस में उछाल देखा पिछले 1-2 हफ्ते में। उसका कारण यह है कि चाइना में कुछ कंपनीज हैं जो मेंटेनेंस शटडाउन ले रही हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 7 से 10 दिन का। तो उस वजह से भी काफी जो स्पॉट कस्टमर हैं वो न्यू सप्लायर्स के पास आ रहे हैं। तो इन 2 कारणों की वजह से थोड़ा बहुत प्राइस में हमें उछाल देखने को मिला है रिसेंटली कमोडिटीज में। इस वजह से कंपनीज को अच्छा खासा फाइनेंशियल एनालिस्ट की तरफ से भी सपोर्ट मिल रहा है बाय एंड सेल पे। अजय, प्राइस एक्शन पर स्टॉक्स रिएक्ट करेंगे, लेकिन कंपनियों की कमाई तभी होगी जब वो वॉल्यूम दिखे और डिमांड दिखे। क्या इस समय वो डिमांड में पिकअप देखने को मिल रहा है? क्योंकि पिछली बारी जब आपसे बात हुई थी, दिक्कत यही थी कि ग्लोबल प्लेयर्स ने अपना आउटलुक घटाया था, और लार्जली उन्होंने कहा था कि रेवेन्यू में कमी देखने को मिलेगी कि डिमांड नहीं है। प्राइस वाइज तो हरकत आ गई, लेकिन क्या डिमांड पिकअप हो रहा है? और डिमांड उस रफ्तार से पिकअप नहीं हो रहा है अभी भी। इंडिया का डिमांड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बट जैसा मैंने लास्ट टाइम बोला था, चाइना का डिमांड अभी भी बहुत ज्यादा वीक है। और केमिकल्स में चाइना का डिमांड वर्ल्ड में वन ऑफ द लार्जेस्ट डिमांड सेंटर होता है। सो अगर उसका डिमांड कम होगा तो ओवरऑल सारी जगह का डिमांड भी ओवरऑल पूरा कम हो जाएगा। इंडिया का डिमांड एक्चुअली काफी अच्छा पिकअप कर रहा है। इसके अलावा इंडिया के जो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस हैं, चाहे वो नॉर्थ अफ्रीका हो, मिडिल ईस्ट हो, साउथ ईस्ट एशिया हो, उधर भी डिमांड काफी अच्छा पिक कर रहा है।
सो वॉल्यूम वाइज मुझे लगता है कि इस क्वार्टर में इंडियन कंपनीज काफी अच्छा करेंगी एक्सपोर्ट वर्सेस लास्ट क्वार्टर, बट वैल्यू वाइज एंड मार्जिन वाइज उतना ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, क्योंकि कमोडिटीज के जो प्राइसेस होते हैं वो 3 महीने के लिए, क्वार्टरली या 6 मंथ्स के लिए, हाफ ईयरली लॉक होते हैं विद द कस्टमर्स। सो वो प्राइस लॉकिंग होने में अभी टाइम है, तो सितंबर का महीना काफी हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। उस हिसाब से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर क्वार्टर के काफी सारे ऑर्डर्स क्लोज होंगे इंडियन कमोडिटी प्लेयर्स के लिए, तो वो हमें ज्यादा अच्छी विजिबिलिटी देगा वेदर मार्जिन या वैल्यू में इंप्रूवमेंट आने वाला है या नहीं। बट बशर्ते ये तभी होगा अगर प्राइस में जो उछाल है वो कंटिन्यूटी बनी रहती है। तो अजय, आपसे ये समझना चाहूंगी, जो पिछली बारी भी हम मेंशन कर रहे थे कि कुछ प्लेयर्स की तरफ से वो डी स्टॉकिंग की डेवलपमेंट थी, क्या वो पूरी हो चुकी है या फिर वो आगे बाकी है? जी हर्षदा, इस क्वार्टर में भी डी स्टॉकिंग चलेगी। डी स्टॉकिंग फ्रेश डिमांड जो आना शुरू होगी वो नवंबर दिसंबर महीने से होगी फॉर जैन फेब मार्च के लिए। सो डी स्टॉकिंग विल कंटिन्यू अभी भी, इस पे कोई भी पॉजिटिव न्यूज नहीं है। ओके अच्छा अजय जी, अब आते हैं सेगमेंट वाइज। जैसे कि आपने सब चीज़ का उल्लेख किया, आपने स्पेशली ये लाइट सोडा ऐश का जिक्र किया, आपने एसिटिक एसिड का प्राइस किया। मैं अगर मान के चलूँ कि यहाँ से कुछ प्लेयर्स लाइक दीपक नाइट्राइट, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, जुबिलेंट इंग्रेविया, सबसे स्ट्रॉन्ग रिवर्सल किसके प्राइस में नजर आया आपको, और सबसे सस्टेनेबल ये जो रिवर्सल है वो क्या नजर आता है आपको? आपके प्रेफर्ड पिक्स क्या होंगे इस स्पेस में? जी दीपक नाइट्राइट में काफी अच्छा, अभी दीपक नाइट्राइट के जो प्रोडक्ट ऑफरिंग है उसमें काफी अच्छा अभी पुल देखने को मिल रहा है। ये सपोर्ट इसलिए भी हो रहा है क्योंकि कोरिया और चाइना में काफी ज्यादा प्लेयर्स का अभी शटडाउन पीरियड लाइक ऐसे चल रहा है, तो उस वजह से दीपक के लिए सितंबर का महीना काफी अच्छा रहेगा। बट बाकी जो कंपनीज के आपने नाम लिए, चाहे वो जुबिलेंट हो या फिर लक्ष्मी ऑर्गेनिक हो, उनके लिए पॉजिटिव टर्न अराउंड हमें अक्टूबर एंड या नवंबर बिगिनिंग से ही देखने को मिलेगा। ये जो कुछ और कंपनियां हैं, जैसे हिमाद्री केमिकल्स में एक बहुत बड़ा मूव आया, ये कोई रीज़न जो आप जानते हो, ट्रैक करते हो अगर आप इसको? तो जी हिमाद्री के लिए जो था, बेसिकली उनका जो सेगमेंट है उस सेक्टर में चाइना अभी काफी ज्यादा वीक है, सो उस वजह से हिमाद्री को थोड़ा बहुत एज मिल गया। सो बट अगेन इट्स अ वेरी स्पॉट सिचुएशन, ये परमानेंट सिचुएशन नहीं है हिमाद्री के लिए। आई थिंक सितंबर मिड के आसपास से हिमाद्री के जो प्रोडक्ट ऑफरिंग है उस सेगमेंट में चाइना विल बी बैक। सो हिमाद्री, आई थिंक इट्स अ वेरी स्पॉट सिचुएशन एंड अपॉर्चुनिटी राइट नाउ। दूसरी कंपनियों में जो कल भी हम चर्चा कर रहे थे, द लाइक्स ऑफ दीपक नाइट्रेट, SRF, जो यूजुअल सस्पेक्ट्स होते हैं जब भी आप केमिकल कंपनीज को एनालाइज करते हैं, इवन सो टाटा केमिकल्स, वहां पर ये कितना प्ले आता हुआ दिखाई दे सकता है इन प्राइस हाइक्स का? क्योंकि फिनाइल एसिटेट में ऑफ कोर्स दीपक है, सोडा ऐश की प्राइसेस में इजाफा है, तो उसका सरोकार सीधे टाटा केमिकल से है। जी टाटा केमिकल की अगर मैं बात करूं, सोडा ऐश के प्राइसेस पिछले 6 महीनों में लगातार गिरे हैं। सो 1-2 हफ्ते में प्राइसेस में उछाल आने से कुछ मेजर चेंज नहीं होने वाला है। इट्स अ वेरी वेरी स्पॉट सिचुएशन। और जैसा मैंने कहा कि कमोडिटी लाइक सोडा ऐश, इसके प्राइसेस क्वार्टरली या हाफ ईयरली लॉक होते हैं कस्टमर्स के साथ। सो ऑल्दो इस हफ्ते प्राइस बढ़ा है, कस्टमर्स को ये बढ़ा हुआ प्राइस पास ऑन नहीं किया जा सकता है। कस्टमर अभी भी पुराने प्राइस पे ही ऑर्डर अपना एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सो अगर प्राइस में बढ़ोतरी लगातार सितंबर पूरे महीने में बनी रहती है, देन जो लास्ट का क्वार्टर होगा, कैलेंडर क्वार्टर होगा, उसमें हम कुछ अच्छा मार्जिन, अच्छा वैल्यू इंप्रूवमेंट देख पाएंगे। दीपक नाइट्राइट की अगर मैं बात करूं, काफी ज्यादा स्पॉट ऑर्डर्स में अभी इजाफा होने वाला है उनके लिए, कोरिया और चाइना में जो शटडाउन हो रहा है दीपक नाइट्राइट के प्रोडक्ट सेगमेंट में। सो दीपक के लिए ओवरऑल ये सितंबर का महीना काफी अच्छा रहने वाला है। बट अगेन अक्टूबर नवंबर ऑनवर्ड्स सिचुएशन विल बी बैक टू नॉर्मल, क्योंकि चाइना वापस आ जाएगा। ओके अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अच्छा लगा आपसे बात करके, आज थोड़ी क्लैरिटी मिली इस सेक्टर को लेकर और स्पेस को लेकर। मानस, टेक्निकली F&O स्टॉक्स तक ही चर्चा को सीमित रखते हैं। SRF, दीपक नाइट्राइट, UPL, आरती इंडस्ट्रीज, बहुत स्टॉक्स हैं यहाँ पर। आपकी पसंद क्या होगी? देखिए, जो सबसे ज्यादा पिटे हैं केमिकल स्टॉक्स, स्पेशली मैं आरती इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ, जहां पर एक बड़ा क्रैक देखने को मिला था। वहां पर कल रिवर्सल देखने को मिला, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दी, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले। तो एक स्टॉक तो ये है जहां पर बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि क्रैक बड़ा था तो बाउंस बैक भी शार्प देखने को मिलेगा, और शायद 540 रुपए तक के भाव पोजिशनल बेसिस पे देखने को मिल सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस 465 के नीचे लगाना है। और उसी तरह का क्रैक हमने यूपीएल में देखा था
यूपीएल ने भी कल रिवर्सल के साइन दिखाए, केवल इंतजार करना है यहाँ पर एक ब्रेकआउट का। अगर 610 के ऊपर यूपीएल सस्टेन करने लगे तो आपको बड़े मूव की तैयारी करनी है। उस केस में 670 680 तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो करंट लेवल्स पे भारती इंडस्ट्रीज और थोड़ा इंतजार करिए, ब्रेकआउट पे यूपीएल में खरीदारी करिए। ओके, चलिए, केमिकल का लोचा जो है ना वो इस वक्त बाजार को फिर भी समझ में आ रहा है, लेकिन एक स्टॉक जो कि इस वक्त समझ में नहीं आ रहा है, चलता बहुत है, खबरें ऐसी होती है कि नहीं साहब नहीं चलेगा अभी, लेकिन आज फिर डे हाई पर है। अनुज, जिक्र मैं कर रहा हूं कोफोर्ज का 5344, एक बार फिर से इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे इस पे कोई डिसाइसिव कॉल लेनी चाहिए क्या अनुज? देखिए वीरू, मैं अभी भी अपना वही व्यू दूंगा जो मैंने उस दिन दिया था। कुछ चीजें होती हैं, कोफोर्ज आपको याद होगा हमारी स्पॉटलाइट में 2-3 बार आया था, काफी चला था, हमने डिस्कस भी किया था कि मिड कैप का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, नंबर्स बहुत अच्छे थे। और मैंने इवन एक रील बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि टॉप 5 डायनामिक सीईओज इन इंडिया जिनको मैं बैक कर रहा हूँ, उसमें एक कोफोर्ज भी था, ठीक है। लेकिन मैं फिर ये बात बोलूँगा कि मैं एक बार देखना चाहूँगा अब विदाउट प्रमोटर ही कंपनी कैसे चलती है। अगर अच्छी चल रही है, सुधीर सिंह फिर नॉर्मल उसी तरीके से चला रहे हैं, वेल एंड गुड। अदरवाइज बड़ी रैली हो चुकी है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहें तो। जो मेरा व्यू उस दिन था, मैं आज भी अपना वही व्यू पर इंटैक्ट रहूँगा। और लेकिन देखते हैं अगले 2-3 क्वार्टर में किस तरीके की परफॉर्मेंस रहती है। अगर देखिए नॉन प्रमोटर कंपनी होकर भी वो सेम परफॉर्मेंस दिखा रही है तो कोई तकलीफ नहीं है, फिर वाई नॉट, तो आप री एंटर कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन एक बार देख लेते हैं, महंगा स्टॉक है, ये चीज़ का ध्यान रखिए, ये सस्ता नहीं है स्टॉक, मिड कैप आईटी में सबसे महंगा स्टॉक है। जी हाँ, मिड कैप आईटी में सबसे महंगा स्टॉक 5327 पे ट्रेड करता हुआ डे हाई के जोन में, और उस दिन का स्विंग हाई जो था वो याद रखिएगा करीब करीब था 5404 का। इसको यहीं छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं और कुछ काउंटर्स की तरफ रुख करते हैं जहां पे अच्छा मूव आ रहा है। एक बार जरा टीसीएस लेके आएंगे, मेरे स्क्रीन पे सडनली एक बार टीसीएस अपीयर हुआ है, इट्स नाउ 3401। आपकी राय अमित, टीसीएस कहीं ना कहीं आज मेरे ख्याल से कई सेशंस के बाद एक अटेम्प्ट कर रहा है टू बाइसेक्ट इट्स 20 डेमा जोन। अब निफ्टी आईटी अमित जिस एज पे बैठा हुआ है, आई मीन 31,185, ये किसी भी दिन शायद ये अपनी मल्टी मंथ जोन जो कि परसिस्ट कर रही है मई 2022 से, वो शायद इसको वॉलिड कर दे। क्या टीसीएस भी लोअर एजेस पे प्रिपेयर कर रहा है इस रेंज से इजेक्ट करने का, स्पेशली इन द मंथ ऑफ सितंबर? क्या 3410 के ऊपर किसी ब्रेकआउट की बड़ी एक्सपेक्टेशन है टीसीएस में? वीरेन जी, अगर देखा जाए तो 3360 एक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहीं पे स्टॉक ने एक कुछ 15-20 दिनों पहले ब्रेकआउट दिया था। ये जो पुल बैक आया है पिछले हम 8 से 10 दिनों में देख रहे हैं कि स्टॉक एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, और जो उसकी कंसोलिडेशन रेंज है वो कहीं ना कहीं नैरो होती जा रही है। स्टॉक नीचे में 50 डे और ऊपर 10 और 20 पे कंसोलिडेट कर रहा है, और इसमें एक छोटा सा ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा है। अगर हम आज के इसके 10 डेमा के ऊपर अगर हमें क्लोज मिलता है जो कि लगभग 3415 के ऊपर आता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी एक अपमूव हम देख सकते हैं। बेस फॉर्मेशन डेफिनेटली यहाँ पे हुआ है, 3360 3370 एक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, और इसको प्रीएम्प्ट भी किया जा सकता है अगर किसी को लेना हो तो विद स्टॉप लॉस ऑफ 3360। टारगेट्स विल बी लगभग 3475। और यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि अपार्ट फ्रॉम टीसीएस थोड़ा सा बेटर चार्ट है एचसीएल टेक का। यहाँ पे पुल बैक काफी शानदार है। एचसीएल टेक इज ऑलरेडी ट्रेडिंग अबव 10 डेमा विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल, तो एचसीएल टेक पे भी हम नजर रख सकते हैं। ओके, अच्छा एक बार एचडीएफसी बैंक लेकर आइए इंट्राडे में, और अगेन फिर वही दिक्कत मार्केट की, एचडीएफसी बैंक फिर कोलैप्स कर रहा है और डे लो पर आ गया ये। और वीरू अगेन आज सुबह हम डिस्कस कर रहे थे ना कि ये थोड़ा 2-3 बार इसने किया है फ्लैट टू डिसी, और बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी रेड में आ गया है। जिस तरीके से एचडीएफसी बैंक रेड में आया उसी तरीके से बैंक निफ्टी भी रेड में आ गया। तो बैंक निफ्टी का तो खैर प्राइस एक्शन काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था, और आज सुबह एक वार्निंग भी थी कि बैंक निफ्टी को छोड़ दीजिए अकेला, ये शायद अभी भी तंग करेगा आपको वीरू। एचडीएफसी बैंक बैकफुट पे एक बार फिर से। अच्छा, एचडीएफसी बैंक के लिए आज का हाई कितना क्रिटिकल था? आज एचडीएफसी बैंक का आज का हाई 200 डेमा भी है जिसके नीचे ये परसिस्ट कर रहा है 14 अगस्त से, और आज का हाई फॉलिंग 20 डेमा भी है, और आज का हाई मंथली कॉन्ट्रैक्ट का जो कि कल एक्सपायर होगा, सबसे बड़े कॉल राइटर्स का जोन भी है। मीनवाइल कुछ रेलवे स्टॉक्स पे आते हैं। आज सुबह भी किसी मेहमान ने जिक्र किया था राइट्स का, 510 एट ऑल टाइम हाई। गौरांग, राइट्स को देखिए ऑल टाइम हाई। पिछले कुछ सेशंस में आईआरएफसी में भी एक मूव था, ये हालांकि अब थोड़ा सा बैकफुट पे है, बट स्टिल एट 4990।
आरबीएल लेके आइए आपकी स्क्रीन पे एक बार, और ये ट्रेड कर रहा है करीब करीब 128.50। ये भी इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे ट्रेड करता हुआ। गौरांग, आईआरएफसी पे आपका व्यू क्या है? 509 ऑल टाइम हाई। वीरेंद्र, ये पूरा क्षेत्र हमें बहुत ही पसंद आता है। जो भी भारतीय रेल से जुड़े हुए स्टॉक है, फिर वो आईआरएफसी हो गया, टीटागढ़ हो गया, आईआरसीटीसी हो गया, या फिर बाकी अन्य कंपनी, और जिस प्रकार से पूरा आधुनिकीकरण हो रहा है, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, रेल की पटरियां हो, रेल के कोचेस हो, या फिर उस ट्रेन की गति को लेकर के आप बात करें, और हमारा ये मानना है कि इस क्षेत्र से जुड़ी हुई, चाहे वो सरकारी कंपनी हो या फिर निजी क्षेत्र की कंपनी, जिस प्रकार से डिफेंस में परिवर्तन हुआ था वीरेंद्र पिछले 2-3 सालों में या 4 सालों में, जो भी नीतियां में बदलाव किया था, मेरे ख्याल से अब समय आया है भारतीय रेल से जुड़ी हुई कंपनियों का, सरकारी या फिर निजी क्षेत्र कंपनी, ये जो परिवर्तन हो रहा है, ये मेरे ख्याल से आने वाले कई सालों तक रहेगा, और उसका पूर्ण तरीके से लाभ जो भी सक्षम और मजबूत कंपनियां उसको मिलेगा। तो रेलवे कंपनी में हमने देखा भरपूर एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया है। अच्छा, एक और स्टॉक जहां पर थोड़ा सा रेलवे का एंगल है और उसी एंगल पर वो स्टॉक चल रहा है, एस्कॉर्ट्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। कल और आज में एक अच्छा खासा उछाल देखा गया, करीब 4% ऊपर आपको काउंटर आज फिर दिखाई देगा, और ऐसी कुछ खबरें थी मार्केट में कि शायद कंपनी डिसअपॉइंटमेंट है और इनके बड़े बिजनेस पर ज्यादा असर डाल सकती है। वो है मॉनसून की जो चाल अगस्त के महीने में बहुत ही बिगड़ी हुई थी, उस पर कई सारी रिपोर्ट्स हम सुबह से ही पढ़ रहे हैं। अब किस तरफ बैठना है, यहां से तेजी के ट्रेंड को राइड करना है या फिर प्रॉफिट बुक करने का समय आ गया? मेरे हिसाब से एस्कॉर्ट्स में इस सीरीज में जिस तरह से मूव आया, वो मूव डेफिनेटली बहुत बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं लगता है कि काउंटर चार्टिकली ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पे एफ&ओ बैन में भी है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि अगर देखो आपको एंट्री करनी है तो दिस इज नॉट द राइट लेवल, रादर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करे, थोड़ा वेट करे डिप के लिए तो बेहतर होगा। दैट इज व्हाट वी आर सजेस्टिंग। अगर आप वीकली चार्ट के हिसाब से देखें तो यहाँ पे सपोर्ट कहाँ बनेगा, री एंट्री कहाँ बनेगी, मेरे हिसाब से 10 DMI यानी 3000 के आसपास, यानी करंट लेवल से करीबन 180-200 रुपए का एक करेक्शन मुझे लगता है अगर यहाँ पे आता है, थोड़ा हल्का हो जाता है, तो फिर हम री एंट्री करेंगे। फिलहाल एट दिस लेवल मोमेंटम में डेफिनेटली है, लेकिन एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग तो करनी चाहिए। कुल अच्छा देखिए, अब जो जिस चीज़ का डर था अजदा वही हो रहा है। बैंक निफ्टी देखिए अब आप, और बैंक निफ्टी एकदम से कोलैप्स किया 44,442, और इवन निफ्टी भी अब खराब की, अगर ये यहाँ पर हम बंद हो गए तो। और इसके लिए क्लोजिंग बहुत ज़रूरी होती है मार्केट की। जिस तरीके से मार्केट ने आज पूरा दिन ऑलमोस्ट उस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाए हम 19,450 को, और उसके बाद वहाँ से कोलैप्स किया। बैंक निफ्टी एग्जैक्टली 44,750, वहाँ से 300 पॉइंट का रिवर्सल, और काफ़ी खराब विदाउट अ डाउट। एक काम करते हैं, HDFC बैंक बाय द वे अब डे लो पर आ गया, और इवन कोटक भी डे लो पर आ गया। दोनों स्टॉक्स डे लो पर आए और दोनों ने काफ़ी ड्रैग किया है। HDFC बैंक अब कंफर्टेबली रेड में है, करीब 1/4% नीचे। चलिए, 1 सितंबर से जो MSCI ग्लोबल इंडेक्स में बदलाव होंगे, उसकी वजह से कौन से स्टॉक्स की एंट्री, कौन से स्टॉक्स में एग्जिट, कहाँ पर वेट इंक्रीज या डिक्रीज, और कितना फ्लो पर इम्पैक्ट आएगा, ये जानने के लिए सुमित के पास चलते हैं। सुमित, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। देखिए, MSCI का बदलाव 11 अगस्त को इसकी घोषणा हुई थी, और 31 अगस्त यानी कल इसके अंदर जो बदलाव है वो होते हुए लागू होते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो लास्ट आवर एडजस्टमेंट्स रहेंगे, तो उन एडजस्टमेंट्स के ऊपर आप जरूर नजर रखिएगा। 1 सितंबर से रीबैलेंसिंग शुरू होगी। PFC, REC, एस्ट्रल, कमिंस, HDFC, AMC, ये कुछ एंटर होने वाले नाम आपको सुझाए जा रहे हैं। और ACC जो है वो MSCI के एक ग्लोबल इंडेक्स से बाहर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। $9.5 करोड़ के आसपास के आउटफ्लोज की उम्मीद वहां पे जताई जा रही है। एक सूची आते हुए दिखाई पड़ेगी कहां कहां पर किस किस तरह का इनफ्लो होगा। एक नोट नुवामा ने निकाला है, उसके हिसाब से IDFC फर्स्ट करीब $20.4 करोड़ के आसपास का, PFC $20.3 करोड़, अशोक लेलैंड 19.6, और REC करीब $18.4 करोड़ के आसपास का इनफ्लोज है। REC और PFC वैसे भी लार्जली आउट परफॉर्मर रहे हैं। कमिंस, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, एस्ट्रल लिमिटेड और HDFC AMC कुछ और ऐसे नाम जहां पे 15.5 से लेकर $17.5 करोड़ के आसपास तक के इनफ्लोज होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। इसके अलावा जो नई एंट्रीज हैं उसमें PFC,
REC, एस्ट्रल, कमिंस, ये कुछ नाम है जो कि न्यू एंट्रेंट के तौर पर शुमार होते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा अशोक लेलैंड, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, IDFC फर्स्ट बैंक और HDFC AMC, ये कुछ और ऐसे नाम है जहां पर नई एंट्रेंट के तौर पर जिनको आप देख सकते हैं। हालांकि ACC जो है वो ग्लोबल इंडेक्स से बाहर होगा, तो वहां पर करीब $9.5 करोड़ के आसपास के एक आउटफ्लोज का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है, इसीलिए शायद थोड़ा प्रेशर विद टाइम यहां पर हमने आते हुए देखा भी है। तो कल लास्ट डे है, जबकि शाम को लास्ट आवर में बैलेंसिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी और एक तरह से ये सब इंप्लीमेंट होगा, तो इसलिए आज आप इन सभी स्टॉक्स पे नजर रख सकते हैं। तो ये सारे काउंटर्स रेडार पर रहेंगे। कमेंस एक ट्रेड है जहां पर हमने देखा एक अच्छा खासा मोमेंटम बना था पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से। अब आपके लिए वो चाल फिर से स्क्रीन पर लेकर आते हैं। गौरांग, ये जो कैपिटल गुड प्लेस रहे हैं, कमेंस हो, ABB हो, उनमें साइजेबल आगे अर्निंग्स व्यू पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दिया है। 1725 के आसपास ये काउंटर, और जिस तरह के फ्लो का जिक्र यहाँ पर सुमित भी कर रहे थे, आपकी पोजीशनिंग कैसी है? क्या आपको लग रहा है यहाँ से आगे आउटलुक आता हुआ दिखाई देगा? तो मेरे ख्याल से पहले तो एक सकारात्मक सा नजरिया है पूरा कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग क्षेत्र पर। वहां पर आप सीमेंस ले लीजिए, कमिंस ले लीजिए, ABB ले लीजिए, L&T जैसी कंपनियां ले लीजिए, या फिर बाकी अन्य जो छोटी मझौली कंपनियां हैं, वहां पर भी आप देखिए तो ऑर्डर बुक बहुत ही मजबूत है। और हमारा ये मानना है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से केपेक्स को लेकर के एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए जिस तरीके से राज्य सरकार खर्चा करेगी, ये पूरा क्षेत्र हमें काफी आकर्षित लग रहा है। और हमारा ये मानना है कि पहले दिक्कत थी ये हर्षिता के ऑर्डर्स आते थे लेकिन ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करने में बहुत लंबा समय लगता था। अब नीतियों में परिवर्तन हुआ है तो उस ऑर्डर बुक का एग्जीक्यूशन भी मेरे ख्याल से समय अनुसार हो रहा है, जिससे इनके टॉप लाइन और बॉटम लाइन पर एक बहुत ही सकारात्मक असर आता है। तो लाइक स्पेशलिटी केमिकल्स, ये भी एक क्षेत्र है मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको नजर रखनी चाहिए। ये भी एक स्पेस जहां पर हम देख रहे हैं ऑफ कोर्स ऑर्डर एग्जीक्यूशन बेहतर होता हुआ और उसका फायदा भी स्टॉक्स में आगे दिखेगा। अच्छा, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स एक स्टॉक जिसकी हम कल चर्चा कर रहे थे, कल दोपहर में इसी समय के आसपास मैनेजमेंट से भी हम रूबरू हुए। कल 20% का अपर सर्किट, आज देखिए स्टॉक 16% का इजाफा बनता दिखाई दे रहा है। और इसके चलते ये जो डील इन्होंने की है उसके बाद बाकी सभी टेक्सटाइल कंपनियों में भी जबरदस्त खरीदारी देखी गई है। अमित, एक फॉलो थ्रू ट्रेड लेने का अभी भी मौका है क्या गोकुलदास में, कंसिडरिंग आज और कल में 36% बैठे बैठे रिटर्न्स दे चुका है? मैम, अगर हम देखें तो जो लास्ट दो कैंडल्स बनी है, बैक टू बैक गैप अप्स हैं, कैंडल्स के बीच में गैप भी है और वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा है। तो मैं चेस तो नहीं करूंगा, लेकिन अगर किसी की पोजीशन है तो वो डेफिनेटली बने रहे। स्टॉप लॉस अपना टाइट रखें, 853 का प्राइस है, पोजिशनल स्टॉक है, तो 825 का स्टॉक के साथ बने रहे। बट फ्रेश के लिए थोड़ा सा लेट हो गया, स्टॉक बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड हो गया मेरे हिसाब से। बिल्कुल 2 दिन में बैक टू बैक सर्किट्स, ऑलमोस्ट सर्किट, पहले कल सर्किट लगा और आज भी 15-16% ऊपर, एक महीने में 60% के मूव गोकुलदास एक्सपोर्ट्स में आते हुए। बैंक निफ्टी अभी भी डे लो पर, हालांकि मिड कैप इंडेक्स डे हाई पर 2:1 का एडवांस डिक्लाइन। चलिए अब चंदन भी जुड़ गए हमारे साथ, उनसे भी कुछ कॉल्स ले लेते हैं। चंदन, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड्स क्या होंगी? जी गुड आफ्टरनून अनुज जी। देखिए मेरे 2 स्टॉक्स पे फोकस है, हालांकि उन स्टॉक्स में मोमेंटम है बट अभी भी अच्छे लग रहे हैं। एक तो आप देखोगे आज के दिन पूरा होटल थीम वर्क कर रही है, सारे के सारे होटल स्टॉक्स यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहे हैं। और लेमन ट्री हमारे रेडार पे, हालांकि इसमें मोमेंटम है सुबह से, बट अभी भी हमारा मानना है कि अपमूव बनना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से प्राइस पैटर्न बना है अभी भी यहाँ पे पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू 12-15% की रैली बननी चाहिए। तो फिलहाल खरीदारी की सलाह रखेंगे। 108-107 के आसपास कोई भी डिप आता है तो लेमन ट्री को खरीदे, हल्का सा डिप आ सकता है। और यहाँ पे सपोर्ट रहेगा लगभग 106 के आसपास का, ऊपर में हमारा मानना है 115 तक के टारगेट आपको लेमन ट्री में बनने चाहिए। चंदन, आपकी स्क्रीन पे 2 स्टॉक्स रखता हूँ और उनकी प्लेसमेंट देखिए। एक तो है डिक्सन, 4972 डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है अभी भी, चार्ट बेहद शानदार। और दूसरा है प्लेसमेंट ऑफ वोल्टास। वोल्टास आपकी स्क्रीन पे 854 सेकेंड कंसेक्यूटिव। अब मैं सेकेंड कंसेक्यूटिव सेशन का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम आपको याद होगा ये सेम स्टोरी हुई थी 22 फरवरी को, सेकेंड कंसेक्यूटिव डे क्लोज मतलब कोलैप्स हो गया था। 2 मार्च को सेम स्टोरी, उसके बाद 3rd 9th अगस्त को सेम स्टोरी। इस 4th अटेम्प्ट में
200 डेमा पार करने वाली कैंडल की ये ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज के प्राइस की वैल्यू कितनी लग रही है आपको? वोल्टास और डिक्सन दोनों पे आपके कमेंट, आप किसको फेवर करेंगे? जी देखिए, सबसे पहले मैं वोल्टास की बात करूं, वीरू आपने बिल्कुल यहाँ पे अच्छे से डिस्कस किया है कि एक ऐसे लेवल पे आ गया जहां पे पहले 3-4 बार अटक चुका है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं 10 अगस्त को इसी लेवल पे आया और वहां पे फिजल आउट हुआ, बट अब जिस हिसाब से होल्ड कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, तो वोल्टास पे बिल्कुल दाव लगाने की सलाह रहेगी। कहीं ना कहीं आप देखोगे राउंडिंग फॉर्मेशन, कप एंड हैंडल, सारे के सारे पैटर्न एक साथ बन रहे हैं। और आप ओपन इंटरेस्ट की बात करें डेरिवेटिव्स में, तो 26% के ओपन इंटरेस्ट मेरी स्क्रीन पे दिखा रहे कम होते हुए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ओआई कम हो रहे हैं, शॉर्ट कवरिंग भी होती हुई नजर आएगी, और कहीं ना कहीं एक लिमिटेड मूव वाला काउंटर था। तो आई थिंक अब मोमेंटम बनना चाहिए, 840 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 880 तक के लेवल आपको वोल्टास में बनने चाहिए। दूसरा, आपने क्यूमिंस रिलेटेड काउंटर की बात की, आई थिंक उसको थोड़ा सा कंसोलिडेट होना चाहिए, 1760 के ऊपर निकलेगा तभी कुछ समझ में आएगा, रेंज बाउंड मूवमेंट वहां पे। बिल्कुल। चलिए, 4 का चौका आपको इसका सीक्वेंस बताते हैं। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन लेंगे चंदन तापरिया से हम। एफएनओ सुपरस्टार मानस तैयार हैं उसके लिए। चार्ट का चमत्कार के लिए राजेश सतपुते, और मिड कैप फंडा के लिए गौरांग शाह से बात करेंगे। तो चंदन, बताइए आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड। बिल्कुल, मैं यहाँ पे फोकस करूंगा अनुज जी दीपक नाइट्रेट पे। मैं इसके सबसे पहले डेटा जिक्र करता हूं। आप देखोगे पिछले लगभग 10 सालों में हर सितंबर को दीपक नाइट्रेट पॉजिटिव मूव रखा है, तो इसका एक सीजनलिटी के हिसाब से काफी पॉजिटिव ट्रिगर है। तो सीजनलिटी के कॉन्सेप्ट से बात करें तो दीपक नाइट्रेट यानी कि सितंबर में किसी महीने नेगेटिव हुआ ही नहीं है, और आप देख रहे हो कि ऑलरेडी मंथ स्टार्ट हो रहा है, अभी तक एंड ही नहीं हुआ अगस्त, और मोमेंटम स्टार्ट हो गया, और कहीं ना कहीं केमिकल काउंटर में मोमेंटम बनने लग गए। तो मैं दीपक नाइट्रेट पे फोकस करूंगा। चूंकि अब कल एक्सपायरी है, इसके लिए हम आगे आने वाले महीने पे फोकस करेंगे। तो 2300 की कॉल मैं दीपक नाइट्रेट की देख रहा हूं, और ये 2300 की कॉल रहेगी सितंबर की, लगभग अभी 55 रुपए के आसपास चल रही है। इसको आप 40 रुपए के स्टॉप लॉस से लीजिए, ऊपर में लगभग आपको यहाँ पे 80 रुपए तक के टारगेट बनने चाहिए। तो दीपक नाइट्रेट का 2300 का सितंबर महीने की कॉल 80 रुपीज के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह रखेंगे। 2300 का कॉल दीपक नाइट्रेट वाला आप लेकर चलेंगे। मानस, एफएनओ सुपरस्टार। देखिए, एफएनओ सुपरस्टार के लिए जुबिलेंट फूड पे करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करने की राय रहेगी। देखिए, एक बड़ा मूव ऑलरेडी हमने देख लिया है, ऑलमोस्ट 5% ऊपर है स्टॉक, लेकिन देखिए जिस तरह का कंफर्मेशन हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का देखने को मिला है, जिस वॉल्यूम से स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज को रिगेन किया है, तो पैटर्न को देख के तो लगता है कि जो पिछला हाई था 530 रुपए का, स्टॉक उसको टच कर सकता है। तो जुबिलेंट फूड के फ्यूचर में करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करनी चाहिए। 508 रुपए के भाव चल रहे हैं, 500 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के 530 रुपए के टारगेट सेट करें, और 510 वाला सितंबर मंथ का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 16 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप 12 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 24 रुपए की टारगेट सेट करिए। ओके, मानस जी का ट्रेड हो गया जुबिलेंट फूड्स। आज बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल 200 डेमा के ऊपर, मानस पिक करते हुए इसको। अब चलते हैं 4 के चमत्कार के लिए राजेश जी के पास। राजेश, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, देखिए मेरी नज़र है लॉरस लैब पे। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो बेहतरीन स्ट्रक्चर है, कंसोलिडेशन था पर करीबन पिछले 12 से 15 दिन का, और इसका ब्रेकआउट आज मिला है। सामने एक्सपायरी है, तो डेफिनेटली एक्सपायरी वीक के हिसाब से अगर आप सोचे तो मुझे लगता है एक शॉर्ट कवरिंग मिलनी चाहिए। 415 416 ये इसका पहला टारगेट होगा, तो 415 पकड़ के चलिए। 415 के टारगेट के लिए लॉरस लैब बाय करेंगे। 402 चल रहा है, यानी 400 के ऊपर शॉर्ट स्क्वीज होगा। इसको ध्यान में रखते हुए स्टॉप लॉस भी छोटा रखेंगे। 396 के स्टॉप लॉस के साथ लॉरस लैब बाय करें, टारगेट होगा 415। ओके, लॉरस लैब्स यहाँ पर आपको बाय करना है 415 के टारगेट के लिए। गौरांग जी, आपका मिड कैप फंडा। तो अभी कुछ समय पहले हर्षदा ने हमें कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग क्षेत्र के बारे में पूछा था, और मैं टेम्पटेड था तभी वो नाम लेने के लिए, लेकिन मैंने वो नाम तभी जिक्र नहीं किया। मैं बात कर रहा हूँ, एक छोटी मझौली कंपनी है केईसी इंटरनेशनल। अनुज, मेरे ख्याल से 6 महीने पहले यानी कि अप्रैल के आसपास ये करीबन 450 के आसपास हुआ करता था, और फिर हमने निरंतर इसको करीबन 680-690 तक जाते हुए देखा। आज थोड़ी बहुत हल्की सी गिरावट है, हो सकता है ये गिरावट आने वाले 1 या 2 दिनों में मुनाफा वसूली के रूप में थोड़ा बहुत और नीचे जा सकता है। तो ये कंपनी एक इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, ईपीसी, रेलवेज के लिए कामकाज करती है ये कंपनी, और बाकी अन्य कारोबार है। और चारों जो कारोबार के स्तंभ है, वहां से जो ऑर्डर बुक है वो बहुत बेहतरीन तरीके से और मजबूत ऑर्डर बुक, और उसी बेहतरीन तरीके से ये एग्जीक्यूट भी करते हैं।
क्योंकि ये पिछले 6 महीने में करीबन 200 रुपए, 225 के आसपास ये ऊपर गया है, तो हो सकता है थोड़ी बहुत मुनाफा वसूले। तो इस तरह से शुरुआत करें अनुज, और अगर गिरावट आती है तो और जोड़ते जाए। ये कंपनी हमें बहुत बेहतरीन तरीके से पसंद आती है और काफी लंबे समय से हमारी कंपनी। केसी इंटरनेशनल के मैनेजमेंट से हमने आई थिंक 2 हफ्ते पहले बातचीत की थी, जब उनको वो 1000 करोड़ के ऊपर का ऑर्डर मिला था, और सिविल बिजनेस को लेकर वो काफी कॉन्फिडेंट है, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा थ्रस्ट अब आता हुआ दिखाई दिया है। तो वो स्टॉक जो गौरांग ने आपके लिए पिक किया है, डिप्स पर खरीदेंगे तो बेहतर रहेगा। फटाफट से अब आपके लिए रिकैप करते हैं। शुरुआत हमने 4 का चौका की सस्ता ऑप्शन के साथ की। दीपक नाइट्रेट था रेडार पर, 2300 का कॉल। ये ट्रेड सुझाया चंदन ने, जहां पर 57 पर अब कारोबार कर रहा है। 54 पर इन्होंने पिक किया था। 80 का टारगेट होना चाहिए, 40 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। फिर अगला ट्रेड आया जुबिलेंट फूड में। जुबिलेंट फूड में तेजी करें, 530 अगला टारगेट रहेगा। 4% वैसे भी ऊपर है, 499 पर स्टॉप लॉस लगाना है। मानस का ट्रेड था। लॉरस लैब पिक किया राजेश सातपुते ने, जहां पर ये कह रहे हैं 415 तक के लेवल्स अचीव कर सकता है काउंटर। 396 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। और साथ ही अब बात हुई केईसी इंटरनेशनल की, और ये ट्रेड दरअसल पिक किया है गौरांग ने, जहां पर एक मोमेंटम भी आगे चलकर देखने को मिल सकता है। अच्छा, कुछ और काउंटर्स, कुछ देर पहले हम जोमेटो की बात कर रहे थे, वहां पर जाहिर तौर पर बड़ा इंटरेस्ट है निवेशकों का, और दिग्गज निवेशक चेक इन करते हुए दिखाई दिए हैं, जहां पर इनके वीसी पार्टनर्स या पीई पार्टनर्स एग्जिट कर रहे हैं। एक और स्टॉक डिलीवरी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, करीब 2-2.5% ऊपर। और एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि अब जैसे फेस्टिव सीजन की शुरुआत हुई है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर कई सारे सेल्स भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उससे अगर आप जोड़कर देखेंगे डिलीवरी, तो होपफुली वॉल्यूम में पिकअप आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन गौरांग, अगर आपकी कोई कवरेज हो डिलीवरी पर, ये क्या दोनों को जोड़कर देखा जा सकता है, जैसे एक के बाद एक, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, अमेजॉन हो, ढेरों विकल्प ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर इस समय आ रहे हैं, और कई सारी सेल्स और कई सारे अट्रैक्टिव ऑफर्स, उसका कितना फायदा डिलीवरी के हाथ लग सकता है? मेरे ख्याल से बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। हालांकि हर्षिता कवरेज दी, इसलिए बाय सेल होल्ड की टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैंने एक रिपोर्ट भी पढ़ी थी, इन्होंने अपने फ्लीट्स को बढ़ाने के लिए काफी बड़ी मात्रा में ऑर्डर्स भी दिए हैं। तो एक आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले भविष्य में किस प्रकार से ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म के माध्यम के द्वारा डिलीवरी जैसी कंपनियों को किस तरीके से फायदा हो सकता है। और क्योंकि त्योहारों का सीजन आ रहा है हर्षदा, मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि ऑर्डर्स जो होंगे ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पर, वो बहुत ही बड़ी मात्रा में आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे, जिसके कारण डिलीवरी जैसी कंपनियों को फायदा मिल सकता है। ओके, डिलीवरी आपकी स्क्रीन पे 431.95 डी हाई पर ट्रेड करता हुआ। अच्छा चंदन, मैंने जो आपसे प्रश्न पूछा था ना, मैंने आपसे हेवल्स और उसी सेम स्पेस की डिक्सन ने पूछा था। आपने गलती से कमेंट कर दिया था कमेंट्स पे, और एक जना आप ट्विटर पे कम से कम नहीं तो 6 ट्वीट कर चुके हैं कि डिक्सन पे व्यू नहीं दिया। प्लीज डिक्सन पे व्यू दीजिए अपना। बिल्कुल, देखिए डिक्सन पे भी ओवाई कम हो रहे हैं, और वीरो आप देख रहे हो डिक्सन पिछले लगभग 5-6 दिन से कंसोलिडेट हो रहा है और अपने आप को होल्ड कर रहा है। मेरे हिसाब से जस्ट ट्रिगर चाहिए, हो सकता है कल एक्सपायरी हो, या तो कल ट्रिगर आए, नहीं तो अगले दिन ट्रिगर आना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल आप एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लगभग इसमें 20-22% की रैली हुई है, और रोल ओवर भी लॉन्ग के यहाँ पे बने हुए हैं। और मल्टीपल एक्सपायरीज पे आप देखोगे तो ये 4690, 4670 उन लेवल को बार बार निकाल नहीं रहा था, और इस एक्सपायरी वो लेवल निकाल के होल्ड किया, इसलिए शॉर्ट की कवरिंग भी आएगी। तो मेरे हिसाब से मोमेंटम बना चाहिए, चाहे कल बने या 2 दिन बाद बने। आप अगले महीने का इसमें फ्यूचर भी ले सकते हो, ऑप्शन लेना है तो 5000 का कॉल भी ले सकते हो। खरीदारी की सलाह रहेगी। 4850 का स्टॉप लॉस है, मेरे हिसाब से 5300 और 5500 तक के टारगेट बनने चाहिए, जो मौजूदा लेवल से 6 से 8% के अपसाइड बन सकते हैं। अच्छा, मार्केट में बैंक निफ्टी देखिए एक बार जरा 100 पॉइंट नीचे आ गया हर्षदा बैंक निफ्टी, और आज बहुत ही ख़राब ट्रेडिंग सेशन ये टेक्निकली, ये क्लोज बहुत ख़राब माना जाएगा। और एक क्लियर इतने अच्छे ग्लोबल क्यू, सब कुछ आपके फेवर में था। FIS की भी बाइंग थी, DIS की बाइंग थी। जैसे आज मैं सुबह ट्रेड सेटअप में एक चीज़ डिस्कस कर रहा था कि नॉर्मली जब चौतरफा बाइंग हो, FI कैश, DI कैश, FI इंडेक्स फ्यूचर और FI स्टॉक फ्यूचर्स, नॉर्मली उस दिन का गैप अप टिकता नहीं है, क्योंकि हर कोई प्रॉफिट बुक करने आ जाता है। तो आज एग्जैक्टली वही हुआ, सब प्रॉफिट बुक करने आए गैप अप के बाद से। और अब तो खैर बैंक निफ्टी में शॉर्टिंग हो रही है। जिस तरीके से बैंक निफ्टी का टेक्सचर बन रहा है, HDFC बैंक और कोटक, ये दोनों स्टॉक्स लीड कर रहे हैं अब इसको, बैंक निफ्टी को। और अब हम 106 पॉइंट नीचे 44,386 और 44,200, ध्यान रखिएगा बहुत ज़रूरी है उस लेवल का होल्ड करना।
लेकिन आज का जो लेसन है वो ये कि कभी भी आप रेजिस्टेंस पर खुलें तो वहाँ ना लें। आज निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों एग्जैक्टली रेजिस्टेंस पर खुले। निफ्टी खुला एग्जैक्ट 20 डे मूविंग एवरेज पर और फॉलिंग 20 डे मूविंग एवरेज। फॉलिंग 20 डे मूविंग एवरेज की बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस होती है। बैंक निफ्टी खुला 50 डे मूविंग एवरेज पर और दोनों अपने ऑप्शन राइटर, कॉल राइटर के उस जोन में भी खुले और वहीं से एग्जैक्ट रिजेक्शन। अब हो सकता है मार्केट कल चल जाए, आज ना चले, हो सकता है कल चल जाए मार्केट, ये भी पॉसिबल है। तो लेकिन जब तक मार्केट ये जोन क्लियर नहीं कर लेना तब तक इंडेक्स में ना ट्रेड करें, इंडिविजुअल स्टॉक्स में ट्रेड करें। इंडिविजुअल स्टॉक्स बहुत अच्छे आपको स्विंग्स दे रहे हैं, वहां अच्छे स्विंग्स मिल रहे हैं, वहीं पर फोकस रखें अपने आप को। अच्छा मोमेंटम कुछ स्टॉक्स में है, लेकिन क्योंकि ये निफ्टी बैंक की चर्चा हो रही है, दो काउंटर्स, एक तो एसबीआई जो अनुज भी कुछ देर पहले मेंशन कर रहे थे, वो अब करीब करीब 1.1% नीचे आ चुका है और आईसीआईसीआई बैंक में हर टिक के साथ पोजीशंस और भी दबाव वाली बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। एचडीएफसी बैंक में जब वीकनेस शुरू हुई थी, आईसीआईसीआई बैंक कोशिश कर रहा था संभलने की, लेकिन अगर आप इस समय देखेंगे तो 0.63% तक का डिक्लाइन आईसीआईसीआई बैंक में इस समय आपकी स्क्रीन पर है और ये भी इनफैक्ट स्टॉक इस समय अपने डे लो पर ट्रेड करता हुआ। मानस, आईसीआईसीआई बैंक की ये वीकनेस, ये आज की जो बिकवाली आई है, ये अगर और फिसलता है तो फिर से ये वो अग्रेसिव सेल साइड के जोन में फिसल जाएगा क्या? देखिए 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है स्टॉक। अगर आप चार्ट देखेंगे तो 50 डे मूविंग एवरेज के जस्ट ऊपर ट्रेड कर रहा है। कंसोलिडेशन दिखता है। अभी देखिए यहाँ पर हम अभी वीकनेस की बात नहीं कर सकते। जब तक ये 950 रुपए के ऊपर ट्रेड करता रहेगा तब तक आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। 950 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। हालांकि हाई लेवल पे रेजिस्टेंस जरूर दिखता है, 975 पे रेजिस्टेंस है, तो जब वो ब्रेक करेगा तब आपको फ्रेश कॉल लेना पड़ेगा। 950 ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, वो टूटे तो सतर्क हो जाइए, शायद वहां पर एक सिग्नल आएगा बिकवाली का। और एसबीआई, चंदन, उसमें आप क्या पढ़ रहे हैं? बिल्कुल, एसबीआई देखे तो एसबीआई कंपैरेटिवली आप देख रहे हो टिक नहीं पा रहा है ऊपर के लेवल पे, और इनफैक्ट ये काउंटर में सस्टेन कॉल राइटिंग हमने पूरे महीने देखी है और इनफैक्ट अगले महीने में कोई इतना एनकरेजिंग डेटा है नहीं। और पिछले लगभग आप देखोगे इस पे 16 दिन हो गए और ये 16 दिनों से 580 के लेवल को नहीं निकाल पा रहा है। तो 580 निकलेगा तभी स्ट्रक्चर चेंज होगा, अदरवाइज एक बार के लिए नीचे में 555 जो इसका एक मेजर सपोर्ट होता है बार बार, वो टेस्ट हो सकता है। तो 555 टू 580 ये आपका ट्रेडिंग बैंड रहेगा। जब तक 580 नहीं निकाले तब तक साइडवेज या हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग के लिए सोचें। ओके, बिल्कुल। मार्केट का आज का सेशन काफ़ी ख़राब। चलिए अब काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक लेकर जब लौटेंगे तो बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ होंगे मार्केट एक्सपर्ट आनंद टंडन। वेलकम बैक। काफ़ी डिसअपॉइंटिंग सेशन मार्केट के लिए, खास तौर से बैंक निफ्टी में। आप देखिए बैंक निफ्टी इस तरीके से लगातार नीचे आ रहा है और फ्रॉम डेज हाई अब ये करीब करीब एक्चुअली एग्जैक्टली 500 पॉइंट गिर चुका है फ्रॉम डेज हाई, एग्जैक्ट 500 पॉइंट बैंक निफ्टी फ्रॉम डेज हाई। निफ्टी करीब 80 पॉइंट गिरा, लेकिन बैंक निफ्टी 500 पॉइंट इंटरडे हाई से गिरा। ये देखिए 0.89%, 400 पॉइंट, 500 नहीं 400 पॉइंट गिरा, लेकिन ठीक है, मतलब वो भी है तो खराबी। आनंद टंडन जुड़ गया हमारे साथ थोड़ा मार्केट पर बात करने के लिए। आनंद, गुड आफ्टरनून। बैंक निफ्टी और लार्ज बैंकिंग स्टॉक्स नहीं चल पा रहे हैं मार्केट में। इतनी बड़ी रैली है मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में, लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स में कंट्रीब्यूशन नहीं है। ऐसा आपके हिसाब से क्या कारण है कि जो ये स्ट्रगल कर रहे हैं? क्या ये वो जो एक्स्ट्रा CRR आरबीआई ने लगाया था उसका इम्पैक्ट है? क्या ये एक पीक अर्निंग्स के रिस्क का इम्पैक्ट है? क्या व्यू है आपका बैंकों को लेकर? आनंद, सॉरी, आप म्यूट पर हैं शायद। सॉरी, हाँ। मुझे नहीं लगता कि अर्निंग्स पीक हो चुके हैं। ये जरूर है कि NIM शायद पीक हो चुके हैं, क्योंकि CRR का भी जो इम्पैक्ट होगा उसके कारण भी NIM थोड़े से कम रहेंगे आगे जाते हुए। लेकिन जब तक ग्रोथ है बैलेंस शीट में, तब तक अर्निंग्स ग्रोथ की पूरी संभावना है। अभी भी बैलेंस शीट साफ नजर आ रही है, कोई खास दबाव नहीं है NPA का।
अगर आप कॉर्पोरेट लेंडिंग देखें तो अब काफी पिकअप हो चुका है वहां पे, और वहां पर भी अभी क्योंकि नई बुक बन रही है इसलिए एनपीए कई तिमाहियों तक नहीं आएगा, और रिटेल में थोड़ी से एनपीए लेवल बढ़ रहे हैं, लेकिन फिलहाल वहां पे भी कुछ ऐसे घबराने लायक बात नहीं है। तो मुझे लगता है ग्रोथ बरकरार रहेगी अर्निंग्स की, और इस साल का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर आप इंडेक्स के अर्निंग्स पर देखें तो वो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर से ही आएगा। लेकिन ये सब मार्केट को पता है, तो इस वक्त क्वेश्चन ये है कि इंक्रीमेंटली यहाँ से आपको क्या नया मिल सकता है जिसके कारण अपना कोई पोजीशन बढ़ाए, और शायद वहां पे सवाल या निशान है, क्योंकि अगर जैसे आपने कहा कि सीआरआर बढ़ रहा है तो इसके कारण कोई वो थोड़ा सा नेगेटिव है, हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट्स की दरें जो है बहुत ज्यादा यहाँ से अभी फिलहाल गिरने की संभावना कम दिख रही है, तो इसलिए डिपॉजिट रेट भी शायद यहाँ से बढ़ जाएंगे। तो दोनों सब मिलाकर हो सकता है कि मार्केट को थोड़ा सा ओवर ओनरशिप और थोड़ा सा इंक्रीमेंटल पॉजिटिव न्यूज ना होने के कारण कोई नई खरीदारी नहीं है। ये तो आप कह रहे हैं थोड़ी सी नई खरीदारी ना करें इस समय, देखते हैं यहाँ पर या क्या पैन आउट करेगा। याद रखिएगा 8 सितंबर को दरअसल आरबीआई रिविजिट करने वाला है, वो इंक्रीमेंटल सीआरआर को लेकर क्या आगे और अगला डिसीजन रहेगा। अच्छा, रीसेंट पास्ट में हमने देखा है कि इन ऑटो कंपनियों में फिर इंटरेस्ट जागा है। कल ये काउंटर्स थोड़े से फोरफ्रंट पर थे, आज मारुति में देखिएगा खरीदारी हो रही है, एमएनएम तेजी में आ रहा है। और एक रिपोर्ट कह रही थी कि जैसे अब हम फेस्टिव सीजन में आ ही चुके हैं, अच्छा खासा इन्वेंट्री पाइल अप होता दिखाई देगा डीलर्स के लेवल पर, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं डिमांड अच्छी रहेगी। आनंद, ऑटो में 4 व्हीलर्स या 2 व्हीलर्स कहां पर ज्यादा कन्विक्शन है यहां से आगे बेहतर रिटर्न देने का? देखिए, मुझे ज्यादा कंपनियों को बहुत ज्यादा कन्विक्शन नहीं है, क्योंकि 2 व्हीलर्स में ऑलरेडी बहुत सारी नई मॉडल्स और नई कंपनियां भी आ गई हैं जो कि अभी लिस्टेड नहीं, और क्योंकि एक झुकाव ईवी की तरह आ रहा है इसलिए एक पूरा नया मार्केट बन रहा है। जो हायर एंड 2 व्हीलर्स हैं उसमें कंपटीशन काफी है, अभी कोई कौन लीडर बनेगा ये बहुत साफ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन प्रीमियम सेगमेंट में बहुत सारे नए मॉडल्स आ गए हैं। सिमिलर चीज जो है आप गाड़ियों में भी देख रहे हैं कि पैसेंजर व्हीकल में भी भले ही अगर ग्रोथ आ भी रही है तो वो एक कंपनी को नहीं मिल रही है, वो थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, और इसके कारण कोई एक कंपनी अभी तक विनर है ये साफ नजर नहीं आ रहा है। आप ये एसयूवीज में अगर आप देखें, महिंद्रा ने भी नए मॉडल अनाउंस किए, मारुति ने भी नए मॉडल अनाउंस किए हैं। किसमें कौन सा कंज्यूमर को बेहतर लगेगा यह भी कहना मुश्किल है, और वैल्यूएशन में कोई खास कमी नहीं है किसी भी कंपनी में, सारे अपना पीक वैल्यूएशन पे चल रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि ये थोड़ा सा ओवरऑल सेक्टर है जहां पर ग्रोथ की भी संभावना थोड़ी सी कम है कंपेयर टू जितना एक्सपेक्टेशन बाजार में। आनंद जी, कैपिटल गुड स्पेस में, कंज्यूमर स्पेस में, वाइट गुड सेगमेंट में वोल्टास अभी भी डैमेज कंट्रोल में लगा हुआ है लेकिन सक्सीड नहीं हो पाया है। हेवल्स ने अपना CY22 का हाई रिगेन किया उस जोन को। डिक्सन भी अच्छी रिकवरी पे है। आपका सर कंज्यूमरेबल स्पेस में क्या सबसे प्रेफर्ड पिक है इस वक्त? देखिए, अगेन सारी कंपनियां जो है अगर आप उनका वैल्यूएशन देखें तो काफी हाई लेवल पे है। कंज्यूमर ड्यूरेबल में आप डिमांड की तरफ अगर देखें तो डिमांड जो है किस जगह से आएगी। अभी तक हम ये उम्मीद लगा के चल रहे थे कि शायद रिटेल की डिमांड जो है नॉन पेरी अर्बन या रूरल एरिया से बढ़ने की संभावना बन रही थी। अभी तक मॉनसून का रुझान जो है उतना अच्छा नहीं आया है। अब ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के कुछ प्लान जरूर आएंगे जिससे इन्फ्लेशन की थोड़ी सी गिरावट आने की संभावना है, लेकिन अर्निंग्स और शायद कुछ ऐसे भी आएंगे जहां पर आपको फार्म इनकम सपोर्ट हो सकती है। लेकिन जब तक वो नहीं आता तब तक कंज्यूमर स्पेस में थोड़ा सा डिमांड के सप्रेशन दिखना शुरू हो रहा है। ऑलरेडी कंज्यूमर जो है काफी हद तक क्रेडिट पे भी डिपेंडेंट हो गया। अगर आप क्रेडिट कार्ड लोन देखें तो वो काफी हाई लेवल पे पहुंच चुका है इंडिया में भी हिस्टोरिक लेवल्स के मुकाबले। तो हालांकि अभी भी इंटरनेशनल लेवल से बहुत कम है और ये रुझान बना रहेगा कि क्रेडिट कार्ड ग्रोथ और शायद कंज्यूमर ग्रोथ बढ़ती रहेगी, लेकिन रेट्स जो है यहाँ से इंक्रीमेंटली थोड़ा सा कम होने वाला है। आपने जितने भी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बताए वो ज्यादातर हाउसिंग रिलेटेड हैं। जैसे जैसे हाउसिंग की डिमांड बढ़ेगी और वहां पर हमने अभी तक कोई वीकनेस नजर नहीं आएगी। तो अगर आपको कंज्यूमर का प्ले करना है तो मेरे हिसाब से हाउसिंग फाइनेंस एक बेहतर तरीका है खेलने का। हालांकि वहां पर मार्जिन्स का थोड़ा सा कंप्रेशन हो सकता है और कंपटीशन काफी ज्यादा है, लेकिन वहां पर
मुश्किलात कम आएंगी क्योंकि वो ग्रोथ सेकुलर ग्रोथ आती है। क्योंकि आपने हाउस के लिए लोन लिया है तो बाकी अपने आप ही बढ़ जाएंगे। अगर आपको कंज्यूमर रिलेटेड हाउसिंग रिलेटेड स्टॉक्स में लेना है तो अगेन कोई भी आप क्षेत्र देखें, जैसे प्रिंटिंग जैसे एशियन पेंट्स एक्सेट्रा, अभी वहां पर भी नए लोग आ रहे हैं। कितना प्रभाव पड़ेगा ये कहना मुश्किल है क्योंकि जो एस्टेब्लिश प्लेयर्स हैं उनकी ब्रांड काफी तगड़ी है, लेकिन वहां पर भी वैल्यूएशन कम नहीं है और विद न्यू प्लेयर्स एंटरिंग मार्जिन के ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है ये कहना मुश्किल होता है। तो बहुत कम क्षेत्र हैं इस वक्त जहां पर आप कह सकते हैं कि ग्रोथ और वैल्यूएशन आपके दे आर ऑन योर साइड। ओके, अच्छा, बैंक निफ्टी और थोड़ा कोलैप्स कर रहा है और अब आईसीआईसीआई बैंक जोड़ दीजिए इसमें। एचडीएफसी बैंक और एसबीआई तुमने डिस्कस किया था, आईसीआईसीआई बैंक जोड़ दीजिए। और एक बार निफ्टी में भी अगर आप देखें तो रिलायंस अब डे लो पर आ रहा है, जो निफ्टी भी कुछ हद तक होल्ड कर रहा था, निफ्टी भी अब कोलैप्स किया क्योंकि रिलायंस अब देखिए किस तरीके से डे लो पर आया। आनंद, रिलायंस पर क्या व्यू बन रहा है? क्योंकि अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का डीमर्जर हो गया, लेकिन अब इसके बाद क्या ट्रिगर है ये शायद बहुत लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि एजीएम से कोई बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली नहीं। सही बात है, कोई ज्यादा क्लैरिटी नहीं मिली। ये उम्मीद थी कि शायद एक दो डीमर्जर और होंगे जरूर, लेकिन उनके टाइम फ्रेम अभी क्लियर नहीं है। तो इस वक्त इमीडिएटली कोई अगर देखना चाहे कि क्या किधर आ सकता है रिलायंस में, ये कहना मुश्किल है। बिजनेसेस ठीक ठाक कर रहे हैं, उनका इन्वेस्टमेंट 5G में अच्छा चल रहा है, रिटेल में भी ग्रोथ है, काफी ब्रांड एक्वायर कर चुके हैं। मेन बिजनेस जो है गैस में अगर आप देखें तो उनका जो अनाउंसमेंट है गैस का डेवलपमेंट का वो काफी अच्छा है। तो अर्निंग सस्टेन है, लेकिन नया ट्रिगर यहां से आगे बढ़ने का इस वक्त थोड़ा सा मुश्किल है। इस समय आनंद, आपने नया पैसा फिर कहाँ लगाया है? इस वक्त कोई बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव सेक्टर्स नजर नहीं आ रहे हैं। आपको थोड़ा सा कॉन्ट्रा लेना पड़ेगा ये अज्यूम करके कि जो सेक्टर्स अभी फिलहाल उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं वो आगे जाके फिर से बेटर करने लगेंगे। इसीलिए आपने देखा कुछ दिनों से आईटी थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर हो रहा है, लेकिन उसमें यह है कि अर्निंग्स का सपोर्ट नहीं है एटलीस्ट अगले 6 महीने 12 महीने तक। तो अभी इस वक्त मार्केट में कोई कंपेलिंग बाई नहीं है और इसके कारण ही मैं देख रहा हूँ कि मिड कैप और स्मॉल कैप जो है बहुत ज्यादा चल रहे हैं। अगर आप अर्निंग्स के हिसाब से देखें तो जैसे मैंने कहा, अगर अभी भी आप बैंकिंग क्षेत्र जो है, जो कि अगर वीकनेस ज्यादा मिले तो उसमें आपको ले सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको कम से कम अर्निंग्स की श्योरिटी है और ग्रोथ भी बरकरार। अच्छा आनंद जी, आपने जैसे कि कहा कि शॉर्ट टर्म में कुछ बहुत अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आ रही है, ये केमिकल को सर आपने कैसे रीड किया? अगर बहुत शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से व्यू नहीं है आपके पास, 2-2.5 साल 3 साल का वक्त है, तो क्या इसमें से एक दो स्क्रिप्ट गौर करने लायक हैं? अभी कुछ देर पहले आपके आने से पहले हम केमिकल्स पे डिस्कशन कर रहे थे, आपका व्यू सर? देखिए, केमिकल्स ऐसा क्षेत्र है जहां पर कोई लॉन्ग टर्म व्यू लेना मुश्किल है, क्योंकि सिक्लिकल सेक्टर है। तो इसमें डिपेंडिंग ऑन किस समय कितना ग्लोबली क्या प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो ये कोई बहुत लंबे आपको दो चीजें दिख रही हैं। स्पेशलिटी केमिकल में डेफिनेटली इंडिया का मार्केट शेयर बढ़ेगा और चाइना से थोड़ा प्रोडक्शन बाहर आएगा, तो इसके कारण इंडिया को थोड़ा सा पॉजिटिव रुझान मिल सकता है। लेकिन ये सिक्लिकल रहेगा और इसके कारण जो आपको ऊपर नीचे की आदत पड़ जानी चाहिए शेयर बाजार में भी। अगर आप उसमें हायर एंड स्पेशलिटी केमिकल्स देखें, जैसे जहां पर एंट्री बैरियर ज्यादा है, जैसे फ्लोरीन बेस्ड केमिकल्स एक्सेट्रा, वहां पर थोड़ी स्टेबिलिटी बेहतर है, लेकिन वहां पे भी वैल्यूएशन कोई बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं है। तो इसलिए आपको 2-3 साल का रवैया लेके वहां पर आप चल सकते हैं। थोड़ा कुछ हद तक मेरे हिसाब से यूपीएल जैसी कंपनियां थोड़ी गिर चुकी हैं, वहां पर क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, ओनरशिप भी थोड़ी सी कम है, वहां पर डेल्टा पॉजिटिव होना की ज्यादा संभावना है नियर टर्म। तो सिलेक्टिवली जैसे मैंने कहा, कुछ इधर ऐसे केमिकल्स जहां पर टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और वो बड़ी जल्दी से उसको आप बढ़ा नहीं सकते, या ऐसा जहां पे गिरावट आ चुकी है, स्पेशली यूपीएल जैसी कंपनियां जहां पे ग्लोबल सप्लाई है, वहां पर आप उसको देख सकते हैं। लेकिन अगेन उसमें रश करने की कोई जरूरत नजर नहीं आती। चलिए आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए हमारे साथ और हमसे बात करने के लिए। मार्केट अब कंप्लीट कोलैप्स मोड में, कोलैप्स अब मैं वर्ड यूज़ करूंगा। बैंक निफ्टी अब 44,300 के भी नीचे 44,257 पर अब
और जिस तरीके से बैंक निफ्टी ने रिवर्सल मारा है, बड़ा रिवर्सल, उसमें सबसे बड़ा कारण HDFC बैंक का। एक बार बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन लेकर आइए और जरा HDFC बैंक का इंट्राडे चार्ट देखिए आप स्क्रीन पर। ये देखिए इस समय HDFC बैंक का चार्ट, तो ये कंट्रीब्यूशन में 108 पॉइंट HDFC बैंक और 101 पॉइंट ICICI बैंक, दो सबसे बड़े बैंक, दोनों का ऑलमोस्ट सेम कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ वेट, दो सबसे बड़े बैंक्स। और अब देखिए HDFC बैंक का इंट्राडे 1579, तो जो 2 दिन की रैली बनी उस पर ब्रेक लगता हुआ HDFC बैंक पर। निफ्टी भी अब रेड में आ गया, 7 पॉइंट निफ्टी रेड में, और रिलायंस स्लिप के इंट्राडे में ये एक बहुत ख़राब क्लोज, मैं फिर से कह रहा हूँ। लेकिन फिर एक चीज़ इंटरेस्टिंग, हो सकता है कल कंप्लीटली पिक्चर वापस बदल जाए, कल एक्सपायरी है और आज हर कोई ये सोच के बैठा था कि ग्लोबल क्यूज़ की वजह से शायद आज मार्केट चलेगा अच्छा, गैप अप के बाद भी शायद लोगों ने चेस किया हो, लेकिन ईच डे एज इट कम्स, हर दिन अलग है, हर दिन को उस हिसाब से ट्रीट करिए। यतिन के पास चलते हैं और जानते हैं डीलिंग रूम से कोई फीडबैक मिल रहा है क्या। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और ऑब्वियसली जैसे कि आपने कहा, बैंक्स पे थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर है, रिलायंस पे सेलिंग प्रेशर है। डीलर्स एक स्टॉक जो फोकस कर रहे हैं शॉर्ट साइड पे, वो है कोटक बैंक। बहुत ही रेंज बाउंड रहता है ये स्टॉक और डीलर्स का मानना ये है कि यहाँ एक STBT का ट्रेड आप ले सकते हैं, शायद 20 से 30 रुपये का डाउनसाइड आपको देखने को मिले, क्योंकि यहाँ FIs जो हैं वो एग्रेसिव सेलर्स हैं और अक्रॉस द बोर्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में वो सेलर हैं। तो कहीं ना कहीं कोटक बैंक में डीलर्स को लगता है कि ट्रेड बन सकता है नीचे की तरफ। और दूसरा जो स्टॉक है फोकस में वो इंडस टावर, और जिस हिसाब से वोडाफोन आइडिया की फंड रेजिंग की बात चल रही है, जिस हिसाब से दोनों ही वोडाफोन आइडिया और इंडस टावर में पिछले 2-3 दिनों से मोमेंटम है, डीलर्स को लगता है कि एक्सपायरी के दिन यहाँ शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है और काफ़ी सारे HNIs भी यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। तो 183-184 के टारगेट्स के साथ वो यहाँ खरीदारी कर रहे हैं सितंबर सीरीज में। तो कहीं ना कहीं यहाँ से डीलर्स को लगता है कि 4 से 5 रुपये का अपसाइड देखने को मिल सकता है। बिल्कुल यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो हमने बात की थी 44,300 की, 44,200 भी तोड़ दिया इंट्राडे में, एकदम से 100 पॉइंट और गिरा बैंक निफ्टी, तो काफ़ी ख़राब क्लोज। हालांकि अब थोड़ी सी देखते हैं रिकवरी स्ट्रांग बढ़े, लेकिन 44,200 एटलीस्ट बचाने की कोशिश हो रही है यहाँ पे। एक्चुअली सही शब्द यही है कि बचाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि जिस तरह से क्रैक्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक मेजर वॉश आउट ये साबित हो गया है। जो समंदर में कुछ वाइप आउट वेव्स होती है, तो आप जितना उसको राइड करने की कोशिश करें, वो एक झटके में आपको पूरी तरह से साफ कर देता है। वो वैसा ही एक वाइप आउट मूव आता हुआ दिखाई दिया है निफ्टी बैंक में। स्नीकर वेव भी होती है ना एक, कुछ जो आपको अपने साथ ले जाती है। ये तो वो वाली वेव लग रही है, मतलब बिल्कुल। और समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली ऐसा हुआ क्या। ऑब्वियसली टेक्निकली मार्केट काफ़ी एकदम रेजिस्टेंस में आया था और टिकना बहुत टफ था उसका यहाँ पर, लेकिन देखिए आज अल्टीमेटली पैसा शॉर्ट में बना है निफ्टी पर, बैंक निफ्टी में, पैसा लॉन्ग पर नहीं बना है। इसके लिए दोनों तरफ की ट्रेड लेना आना चाहिए आपको। अच्छा, मैं एक और चीज़ कह रहा हूँ, आज कोई पोजीशन कैरी फॉरवर्ड मत करिए प्लीज़, ना लॉन्ग ना शॉर्ट, क्योंकि हो सकता है कल फिर मार्केट आपको दूसरी तरफ का मूव दिखा दे। आज मार्केट थोड़ा ओवरबॉट हो गया था सुबह सेटअप के हिसाब से, हो सकता है आज का सेटअप ओवरसोल्ड हो, कल मार्केट फिर से रिवर्सल दिखा दे। जब तक ये मार्केट हमको इस रेंज से बाहर निकल के नहीं देता है, तब तक हम कोई भी पोजीशन ओवरनाइट कैरी नहीं करेंगे। ये आप समझ लीजिए, ओवरनाइट कोई पोजीशन कैरी करना इस मार्केट में गैम्बल है। और इंट्राडे में भी बाउंड्रीज पर ट्रेड करिए। अब यही निफ्टी 44,200 पर है बैंक निफ्टी, मेरे ख्याल से अगर 43,800 43,900 तक आएगा तो बाय बन जाएगा। निफ्टी में हम 19,341 पर हैं, चांसेस हैं कि एक बार के लिए आप फिर रिविजिट करें सीरीज लो 19,250 260 का, वहां पर फिर से बाय बन जाएगा। ये तो ये रेंज है 19,250 to 19,550 के करीब की रेंज है। जितना आप 19,500 के पास बेचेंगे उतना आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, जितना आप 19,250 के 19,300 के पास खरीदेंगे उतना रेंज वो आपके लिए फेवरेबल है। सेम विद बैंक निफ्टी 43,800 से लेके 44,800 तक की 1,000 पॉइंट की रेंज है। उस 1,000 पॉइंट की रेंज को ही आपको ट्रेड करना है जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं हो जाती है तब तक। तो ये फिलहाल आपके लिए सिचुएशन, बार बार 44,200 को हम टेस्ट करके उसके ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन है पेन तो है। चलिए अब STBT या BTST, चंदन क्या लग रहा है, क्या ट्रेड होगा? देखिए बाजार में तो ऊपर के लेवल से काफी प्रेशर देखने को मिला, बट अगेन स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट आ रहा है, तो काफी चुनिंदा यहाँ पे रहना पड़ेगा। जो मार्केट का सेटअप है, हमने 2-3 स्टॉक्स की बात की और सिलेक्टिव ऐसे स्टॉक को सिलेक्ट करने का प्रयास रहेगा जहाँ पे कुछ ज्यादा डैमेज नहीं है। तो मैं भेल पे फोकस करूंगा FNO हैवीवेट से, कि यहाँ पे कोई डिक्लाइन नहीं आएगी, स्टॉक अपने आप को होल्ड कर रहा है, मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, 116.50 के सपोर्ट से ऊपर में 122.50 के टारगेट के। भेल पर फोकस करेंगे चंदन। मानस, आपका फोकस कहां पर होगा?
देखिए ओबराय रियल्टी को लेके जाएंगे, क्योंकि देखिए दो चीजें हैं यहाँ पर, हायर टॉप्स हायर बॉटम का कंफर्मेशन देखने को मिला है। स्टॉक ने एक अहम रेजिस्टेंस जो कि 1110 था उसको स्टॉक ने ब्रीच किया है। तो ओबराय रियल्टी के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 1130 के आसपास के भाव चल रहे हैं। स्टॉप लॉस आपके 1114 के रहेंगे। 1114 के स्टॉप लॉस लगाने हैं और 1160 के टारगेट सेट करने हैं। ओके, ओबरा रियल्टी ये मानस कल के लिए कैरी करेंगे। ओबरा रियल्टी का ये क्लोज अगर आता है एट 1127.50, दैट मींस ये अपने करियर के हाईएस्ट लेवल पे, ऑल टाइम हाई है, याद रखिएगा ये ओबरा रियल्टी का ये क्लोज। राजेश जी आप क्या ट्रेड कैरी करेंगे थर्सडे मॉर्निंग के लिए? वीरेंद्र जी देखिए, दो काउंटर्स सामने है, मैं बस सोच रहा हूँ दोनों आई से स्टार्ट होते हैं, एक है आईटीसी और एक इन्फोसिस। लेकिन अगर स्ट्रेंथ लेके जानी है तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन इन्फोसिस, जो अपने दिन के हाईएस्ट लेवल पे खड़ा है। स्टॉप लॉस भी छोटा होगा मेरा, 1420 का, 1415 का स्टॉप लॉस लेके जाएंगे, 1460 का टारगेट। तो इन्फोसिस इज माय बाय, 1415 स्टॉप लॉस। ओके, तो इन्फी में एक तेजी का ट्रेड आप लेकर चले। अमित, आपका ट्रेड क्या होगा? हर्षिता मैम, मैं इस वॉलेटिलिटी में एक डिफेंसिव लेके जाऊंगा, दैट इज मैरिको। मैरिको का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो 560 575 एक इसका सपोर्ट जोन है, वहां पे स्टॉक ने कंसोलिडेट किया काफी दिनों से, और आज के सत्र में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हम देख रहे हैं जो 10 डेमा के ऊपर क्लोज हो रही है। तो मैरिको बाय करूंगा फॉर अ टारगेट ऑफ 581 एंड स्टॉप लॉस ऑफ 565। ओके, अच्छा एक चीज़ मैं कहूँगा वीरू, आज मैं अपना वो जो मॉर्निंग का सेटअप था उसको एक बार जरा रिविजिट कर रहा था। जो लेवल हमने मेंशन किया था आज की निफ्टी का कि अगर वो रिजेक्ट हुआ तो शॉर्ट ट्रेड ओपन होगी, वो लेवल था 19,452 और आज का हाई देखिए आप निफ्टी पर 19,452.8। ये सिग्निफिकेंस थी उस लेवल की। बैंक निफ्टी पर वो जो लेवल मेंशन किया गया था वो था 44,757 और बैंक निफ्टी में आज का हाई रहा 44,779। ये क्या थे दो लेवल्स? निफ्टी पर 20 डे मूविंग एवरेज और बैंक निफ्टी पर 50 डे मूविंग एवरेज। वहीं से दोनों ने फिर से रिवर्सल दिया और ये फॉलिंग है, 20 डे मूविंग एवरेज फॉलिंग है। फॉलिंग 20 डे मूविंग एवरेज हमेशा रिजेक्ट होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, हमेशा फॉलिंग 20 डे मूविंग एवरेज रिजेक्ट होता है। आज फिर मार्केट ने उस चीज़ की पुष्टि कर दी। राइजिंग 20 डे मूविंग एवरेज मार्केट सपोर्ट लेता है वहाँ पर, फॉलिंग 20 डे मूविंग एवरेज में मार्केट वहाँ से रिजेक्शन देता है। आज फिर मार्केट ने आपको प्रूव किया इस चीज़ को। जैम, और इस बीच एक बार जरा HDFC बैंक फिर लेके आइए। इस कोलैप्स के पीछे एक रिलायंस, एक HDFC बैंक। HDFC बैंक का ये क्लोज आ रहा है 1576 पे, दैट मीन्स अगेन इसका भी वही एक्सपोनेंशियल से ये रिवर्सल है। और ब्रेकडाउन वाले कुछ बड़े बड़े केसेस में अगर आप देखें तो आज एक इंडिगो भी था, हालांकि इंडिगो रिकवर हो गया और इंडिगो का लो जो था वो एग्जैक्टली आज का 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज था। और अगर कुछ ब्रेकडाउन के केसेस को देखें ना आप, जहाँ पे आज काफ़ी शॉर्टिंग हुई, नेक्स्ट मंथ में सप्लाई आई, एक तो पूरा का पूरा OMCs का चंक है। हिंद पेट्रो का ये क्लोज जो आ रहा है वो आ रहा है बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। चंदन, आपकी राय क्या कहती है? अब मान लीजिए कोई शॉर्ट कैरी कर रहा है या फिर कल के न्यूज़ फ्लो भी किसी ने शॉर्ट कैरी करा, हालांकि जो बहुत तर्कसंगत खबर थी एक कंप्लीट शॉर्ट पे ग्रिप लेने वाली, वो आज सुबह सुबह आई थी, आज जिसने ली होगी वो शॉर्ट कैरी करे। एक ब्रीच ऑफ 200 डे ऑलरेडी स्क्रीन पे है, कहां तक शॉर्ट रखनी चाहिए ये? बिल्कुल वीरू, आप ऑयल मार्केट रिलेटेड कंपनीज की बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, जी हाँ, स्पेशली HPCL की बात कर रहा हूँ आपके। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए HPCL, BPCL, IOC तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में हम पॉजिटिव नेगेटिव व्यू रख रहे हैं। इनफैक्ट अभी से हम अगले महीने की कॉल राइटिंग के यहाँ पे व्यू दे रहे हैं और यहाँ पे लॉन्ग लिक्विडेशन हुआ है, शॉर्ट के बिल्टअप भी देखने को मिल रहा है, कॉल राइटिंग भी एक्टिवेट हो रही है। और आप देखोगे पिछले लगभग 15 दिनों के बाद एक जो रेंज थी 260 की वो तोड़ी है डिसाइसिवली और आज गैप डाउन ओपनिंग के बाद सस्टेन सेलिंग है, तो सेलिंग कंटिन्यू रहेगी। मेरे हिसाब से 263 का हार्डल रहेगा, नीचे में 245 तक HPCL फिसल सकता है। आप यहाँ पे IOC की भी बात कर रहे थे, वहां पे भी नेगेटिव प्राइस पैटर्न है, वीकली में लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है, तो 92 के सपोर्ट से यहाँ पे भी 85 तक के डाउन साइड बन रहे हैं। तो दोनों ही स्टॉक्स और पूरे सेक्टर में 3 से 5% के डाउन साइड यहाँ से बन रहे हैं। चलिए अब एक काम करते हैं, जरा जानते हैं बैन में कौन कौन से स्टॉक्स आ सकते हैं आज। और इंडिया सीमेंट और BHEL जो बैन से कल ही बाहर आए थे, मतलब आज ही बाहर आए थे रादर, वापस बैन में जाने को तैयार। इंडिया सीमेंट 114% पोजीशन जाएगा बैन में, BHEL 111% पोजीशन ये भी जाएगा बैन में, और जी एंटरटेनमेंट सीरीज के आखिरी दिन बैन में शुरुआत करेगा, 97% पोजीशंस यहाँ पर
क्रॉस हो रही हैं। तो देखते हैं अब फाइनली क्या मूड बन रहा है मार्केट का, लेकिन क्लोज बहुत ख़राब है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 19,336 निफ्टी की क्लोज, और एक तरीके से वो जो निफ्टी का 19,400 का कॉल राइटर था उसने सुबह से ग्रिप छोड़ी नहीं। मैं इनफैक्ट देख रहा था उस कॉल को वापस, अब 2.25 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट हो गया यहाँ पर। आज सुबह से ही लग रहा था कि वो कॉल राइटर जो है वो प्रिपेयर्ड नहीं था इस पोजीशन को छोड़ने के लिए। लग रहा था उसको शायद कि नहीं ये लेवल नहीं क्रॉस होगा डिसाइसिवली, और 19,339 अब नेक्स्ट लेवल वॉच आउट करने का 19,240 जो सीरीज लो है। देखते हैं कल उसको रिविजिट करेंगे हम, वहाँ पर बंद होंगे या नहीं। एक और चीज़ हमने डिस्कस की थी कि नॉर्मली ट्रेंडिंग सीरीज हाईएस्ट या लोवेस्ट पॉइंट पर बंद होती है। ये ट्रेंडिंग लोअर सीरीज है तो शायद लोवेस्ट पॉइंट पर बंद होने की तैयारी यहाँ पर हो रही हो। रिलायंस पर कोई व्यू बन रहा है क्या राजेश सतपुते जी? एक बार जरा रिलायंस पर व्यू दीजिए। अनुज जी, मुझे लगता है कि रिलायंस का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा फिलहाल आप जैसा कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग वाला स्ट्रक्चर है। हमने देखा हर उछाल पे थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, तो मुझे लगता है इस सीरीज के लिए थोड़ा सा इसका जो ट्रेंड रहेगा वो बेरिश ही रहेगा। रही बात सपोर्ट की, तो मेरे हिसाब से अनुज जी इसका जो सपोर्ट बनता है चार्ट पे वो है 2390 जो इसका 100 DMI है। सामने जो रेजिस्टेंस है वो इसका 50 DMI है 2450। सो 2390 2450 यही रेंज रहेगा इसका एक्सपायरी तक, लेकिन बायस जो है वो निगेटिव होगा। तो यहाँ पे फिलहाल तो सेल ऑन राइज है, देखते 2390 के आसपास मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं सेटल होगा, फिर से बाय बनेगा। इस बीच याद रखिएगा रिलायंस भले ही डे लो पे क्लोजर हो, लेकिन एक दिग्गज विद इन निफ्टी आईटी, और निफ्टी आईटी याद रखिएगा आज डे हाई पर 31,100 के आसपास नजदीक क्लोज होता हुआ। लेकिन मैं माफ कीजिएगा, ये इन्फोसिस 1435 का क्लोज आ रहा है, बहुत शानदार क्लोज आ रहा है। और ये जब इनका नंबर्स के बाद का जो क्रैश था, जो एक गैप डाउन हुआ था, उसके बाद जो एक कैंडल, उससे पहले की जो कैंडल थी 1438 उसका लो था। दैट मीन्स टेक्निकली आपने गैप फिल किया है मानस। और लास्ट आवर में इसमें बाइंग बहुत अच्छी आ रही है। मेरे स्क्रीन पे ऑप्शन स्टैट्स मतलब नेक्स्ट मंथ के कितनी वाइल्ड तरीके से मूव कर रहे हैं मैं फील कर पा रहा हूँ। मानस, इन्फोसिस आपको इम्प्रेस कर रहा है कि एक लॉन्ग ट्रेड स्विंग के लिए, मतलब नॉट एग्जैक्टली राइट नाउ, अब तो हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, बट फॉर पोजिशनल पर्सपेक्टिव कल अगर कोई व्यू लेना हो तो इन्फोसिस पे? तो देखिए पॉजिटिव व्यू है, क्योंकि 1320 से लगातार हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं। 200 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक लगातार सस्टेन कर रहा है। आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है जिसके टारगेट 1465 के आसपास आते हैं। तो करंट लेवल से भी 30 रुपए का मूव देखने को मिल सकता है। इसलिए 1424 के स्टॉप लॉस है, ये कैश लेवल्स है। 1424 के स्टॉप लॉस से 1465 के टारगेट के लिए अभी भी आप इन्फोसिस में खरीदारी कर सकते हैं। इन्फोसिस में एक अपॉर्चुनिटी अभी भी दिख रही है। अच्छा, जाते जाते कुछ रफ्तार ऑटो कंपनियों ने दिखाई है। मारुति 9,808 के आसपास टिकता हुआ। यहाँ पर मेरे ख्याल में एक ट्रेड का टारगेट भी हिट हुआ है। M&M और आयशर मोटर्स में भी कुछ मोमेंटम देखा गया। आज आयशर के लिए आशीष वैसे भी अपडेट दे रहे थे कि रॉयल एनफील्ड की एक नई गाड़ी लॉन्च होती हुई दिखाई देगी, उसका भी इंतजार रहेगा। लेकिन मारुति और M&M जो मोमेंटम आया है, इनमें से क्या ट्रेड आप कैरी करने के पक्ष में अमित? जी हर्षिता मैम, मेरा रुझान थोड़ा मारुति की तरफ है क्योंकि इट्स अ फ्रेश ब्रेकआउट एक फॉलिंग चैनल से। M&M भी स्ट्रॉन्ग है, बट मारुति का स्ट्रक्चर एक फॉलिंग ट्रायंगल काफी कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट आया है। तो मुझे लगता है यहाँ पे 10,000 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। स्टॉप लॉस रखूंगा 9700 का। ओके, चलिए बैंक निफ्टी फिर कोशिश कर रहा है। 44,200 भी अब ब्रीच हो गया है। 44,196 इस समय, हालांकि निफ्टी 19,343 पर। तो खैर जिस भी तरीके से देख लें आप, ये क्लोज जो है ख़राब मानी जाएगी। हालांकि इस ख़राब क्लोज में भी कुछ स्टॉक्स हैं जो मैनेज कर रहे हैं डे हाई पर बंद होने में, जैसा वीरो ने मेंशन किया इन्फोसिस, और आईटी में आज लग रहा था कि शायद तेज़ी होगी। उसके अलावा मारुति, सुबह मारुति सचिन ने एक 10 के दमदार ट्रेड्स में कॉल ली थी। मेरे ख्याल से सारे टारगेट्स एक्सीड हुए हैं वहाँ पर इस समय। अभी 9850 ये इस समय फ्यूचर्स में, और 9775 कैश में वो टारगेट मीट हुआ। आईटीसी ने अच्छा मूव दिखाया। ब्रिटानिया ने अच्छे मूव दिखाए। तो ऐसा नहीं है कि सब स्टॉक्स कोलैप्स हुए, कुछ स्टॉक्स अभी भी ग्रीन में बंद होने में मैनेज कर पाए। कुछ और स्टॉक्स हालांकि जो थोड़ा सा रिवर्सल दिखा रहे हैं। इंडिया सीमेंट्स क्लियरली बैन में जाने की तैयारी, शायद इस वजह से मार्केट इस चीज़ को थोड़ा सा नेगेटिवली लेकर चल रहा है, क्योंकि इसने आज शुरुआत की थी एज वन ऑफ द टॉप गेनर्स, लेकिन एंड कर रहा है एज वन ऑफ द टॉप लूजर्स। मानस, एक क्विक चार्ट चेक हो जाए इसके ऊपर इंडिया सीमेंट। देखिए इंडिया सीमेंट में डेफिनेटली स्टॉक ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया, और देखिए हर्डल है 250 से लेकर 255 की रेंज में काफी रेजिस्टेंस दिखता है।
तो अभी खरीदारी नहीं करनी, इस डिप पे खरीदारी नहीं करें, क्योंकि अगर ये वापस 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला तब आपको 50 डे मूविंग एवरेज भी टेस्ट होते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि ये फेलियर है, क्योंकि उसने पिछला हाई ब्रीच नहीं किया है। इसलिए कॉशियस रहिए। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 234 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं और इस गिरावट पे खरीदारी ना करें। अच्छा, एक दो स्टॉक्स और देख लीजिए, क्योंकि अब हम कॉल तो नहीं लेंगे, तर्कसंगत है भी नहीं, बट जो अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ रहे हैं। एक कॉनकॉर, अभी मैं जिक्र कर रहा था इन्फोसिस का, बहुत शानदार क्लोज। एक कॉनकॉर को देखिएगा आज यहाँ पे 685.60, एक स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ ये स्टॉक। और कुछ स्टॉक्स जो कि अच्छा कर रहे हैं उसमें आप एक बार लेके आइएगा ABFRL को, करीब करीब 2.5% ऊपर रहा, ये क्लोज आ रहा है करीब करीब 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर, तो एक इसका क्लोज अच्छा है। और जहां तक अभी कुछ देर पहले M&M का जिक्र हुआ था, M&M में ऑप्शन एक्टिविटी मेरे स्क्रीन पर नेक्स्ट मंथ में इतनी वाइड। अच्छा, M&M पे तो एक बात कहना भूल ही गया मैं, M&M अगर 1584 पे क्लोज हो रहा है, मतलब आज का इंट्राडे हाई स्विंग था करीब करीब 1586 का, M&M का ये ऑल टाइम हाई क्लोज होगा, ऑल टाइम हाई क्लोज। एक बार प्लीज डायरेक्टर साहब रोलोवर्स के फिगर्स रखेंगे, जब तक कि मैं लॉगिन करूंगा अपने रोलोवर्स पे काफी वक्त हो जाएगा, एक बार प्लीज फायर कीजिएगा। मेरे ख्याल से जब मैंने लास्ट टाइम इसको देखा था करीब करीब 54-58% रोलोवर था। एक बार देखते हैं कि मतलब ऑल टाइम हाई पे कितनी पोर्शंस जो है वो नेक्स्ट मंथ के लिए रोल हो गई हैं। इस 58 था, अब 59 के आसपास रोलोवर्स हो चुके हैं, तो M&M बहुत स्ट्रॉन्ग रोलोवर्स की तरफ, और एक टिपिकल इन्वर्टेड जो जिसे कहते हैं ना, हेड एंड शोल्डर आपकी स्क्रीन पे, बहुत शानदार क्लोज की तरफ हम बढ़ते हुए M&M में। हर्षदा, M&M एट ऑल टाइम हाई क्लोज। इंटरेस्टिंग ट्रेड वहां पर बनता हुआ दिखाई दिया है वीरो। और मारुति में भी आपकी पोजीशनिंग बहुत मजबूत बैठी है आज के लिए। इनफैक्ट आज टॉप गेनर्स में ध्यान देंगे ना तो टाटा स्टील, ये मेरे ख्याल में दूसरा या तीसरा सत्र है जहां पर लगातार खरीदारी देखने को मिली। 122 के लेवल्स पर टाटा स्टील जैसे काउंटर्स बैठे हैं। JSW स्टील में भी आधे % तक के गेंस। दोपहर में हम हिंडाल्को पर नजर डाल रहे थे जहां पर थोड़ा सा मोमेंटम था, वो काउंटर भी थोड़ा सा फ्लैटिश है लेकिन पॉजिटिव जोन में। बिल्कुल। अच्छा हर्षदा, आप बॉल पे जाएं इससे पहले एक बार एस्कॉर्ट्स लेकर आई है। अगेन ये फिर से कुछ दिनों पहले हमारी स्पॉटलाइट में आया था एस्कॉर्ट्स का स्टॉक, बैन में है और देखिए अब करीब करीब 7-8% के मूव। सोचिएगा अगर आपने यहाँ पर कॉल राइटिंग की होगी तो क्या ज़बरदस्त पिटाई हुई होगी यहाँ पर। मतलब हैंड ऑन हार्ट मुझे कई बार क्या होता है, आपको यकीन नहीं आता कि स्टॉक्स इतना भी चल सकते हैं। एस्कॉर्ट्स वही स्टॉक है जिस पर कुबोटा ने 2000 रुपये में ओपन ऑफर किया था, तब लग रहा था, तब 1600 रुपये भाव था, तब लग रहा था 2000 रुपये में ओपन ऑफर लेकर आए हैं, 3300 का भाव हो गया। और इनफैक्ट आपको याद होगा अनुज, कार्यक्रम के शुरुआत में हम इस पर राय ले भी रहे थे और तब राजेश सतपुते मेंशन कर रहे थे कि यहाँ पर खरीदारी करने से बचना चाहिए, लेकिन क्लियरली इस स्टॉक में लगातार तेजी ही बनती दिखाई दी है। चलिए वॉल पर आते हैं तो कुछ स्टॉक्स आपके लिए लेकर आएंगे जहां पर अच्छा खासा मोमेंटम। आज 19348 के आसपास निफ्टी 50 टाकर टिकता हुआ। निफ्टी बैंक के लिए एक वाइप आउट ट्रेड था, बड़ी बिकवाली आई है 250 पॉइंट के नुकसान पर। 44,200 किसी तरह से बचाने की कोशिश आज जारी रही है, लेकिन कुछ स्टॉक्स जहां पर एक्शन है। एक तो जोमैटो, आज फिर हमने देखा है बड़ा ब्लॉक हुआ। सॉफ्ट बैंक की तरफ से दरअसल ये कुछ हिस्सा बिक्री हुई है, ऐसी जो खबरें हैं। 5% तक का इजाफा इस स्टॉक में बनता दिखाई दिया है, वहां पर एक मोमेंटम। जोमैटो के साथ साथ जुबिलेंट फूड भी आप रेडार पर रखिए क्योंकि यहाँ पर भी कुछ बड़े सौदे होते हुए दिखाई दिए थे, वो भी एक स्टॉक थोड़ा सा मोमेंटम में करीब 4-4.25% तक की तेजी बनती दिखाई दी है। ये तेजी के तरफ थे, लेकिन निफ्टी बैंक की जो आज फिर से कमर टूटती हुई दिखाई दी है, उसमें सबसे बड़ा योगदान HDFC बैंक का। वो स्टॉक आज फिर क्रैक करता हुआ और HDFC बैंक के लिए 1570, 1580 लेवल्स में इतना ज्यादा प्रेशर बनता दिख जाता है कि हर तेजी के बाद, हर मूव के बाद ये स्टॉक्स उन्हीं लेवल्स पर आकर गिर जाते हैं। करीब आधे % का नुकसान HDFC बैंक में। ICICI बैंक के लिए ज्यादा कमजोरी रही, उसके लिए ज्यादा मुश्किल सत्र, करीब 1% का नुकसान। SBI भी आप देखेंगे तो इसने भी मार्केट को ड्रैग ही किया है, ये भी एक बड़ा आज मूवर आया है मंदी की तरफ, 1.25% तक की गिरावट। चलिए आपके लिए लेकर आते हैं अब हीट मैप, वहां पर साफ हो जाएगा कि आज ठीक एक्सपायरी से एक दिन पहले किस तरह की पोजीशंस आई हैं तेजी और मंदी में। मंदी वाले सौदे हमने आपको मेंशन किए। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां भी आज वीकर साइड पर, BP, HP, IOC सब में बिकवाली का दबाव बनता दिखाई दिया। पावर ग्रिड में कुछ मुनाफा वसूली, हीरो मोटोकॉर्प में मुनाफा वसूली, लेकिन बड़े विक्टिम्स जो रहे हैं आज के सेल ऑफ के वो बैंक्स ही रहे हैं। दूसरी तरफ टाटा स्टील में तेजी, आपके ऑटो में मारुति, आयशर, M&M एक लाइन से तेजी में। टेक्नोलॉजी काउंटर्स में कुछ खरीदारी, इन्फोसिस ऊपर, LTI माइंडट्री ऊपर, HCL टेक, TCS जैसे काउंटर्स में भी हम देख रहे थे कुछ इंटरेस्ट, 1% तक का इजाफा।
बनता दिखाई दिया है। लेकिन आज की क्लोज निफ्टी के लिए एकदम फ्लैट है 19,341, लेकिन निफ्टी बैंक के लिए बेहद खराब स्थिति उभर कर आई है और ये हम जाकर टिक रहे हैं मुश्किल से 44,205, करीब 290 अंकों का नुकसान इस समय। चले आपके लिए अब सीधा सौदा का अपडेट लेकर आएंगे आशीष और नीरज के बीच का आज का मुकाबला। और MPS आशीष ने पिक किया, आयशा मोटर्स, GR इंफ्रा और भारतीय एयरटेल, ये कुछ सौदे थे तेजी की तरफ जो आशीष ने रखे थे सामने। वहीं गोकुलदास एक्सपोर्ट्स में आज एक फॉलो थ्रू देखने को मिला, जोमेटो तेजी में, SBFC फाइनेंस नंबर्स पर और SPA पैरेल में भी तेजी बनती दिखाई दी। ये नीरज के परफॉर्मेंस रहे। बिल्कुल, तो चलिए एक बहुत खराब क्लोज, बहुत ही खराब क्लोज, डे हाई पर शुरुआत और डे लो पर बंद। एक कहावत है मार्केट में, एमेचर्स ओपन द मार्केट, प्रोफेशनल्स क्लोज इट। तो क्लोजिंग इसके लिए हमेशा मार्केट ओपनिंग से ज़्यादा ज़रूरी और क्लोज आज काफ़ी खराब। वीरू और इस बाजार में सिर्फ खुश है तो एक शख्स और वो है गोकुलदास। चलिए खैर, कल मिलेंगे एक बार फिर से। आपकी स्क्रीन पे हम सब मौजूद रहेंगे, अनुज, मैं, हर्षता, आशीष और नीरज जी, कल सुबह 6:57 पे मॉर्निंग कॉल में, उसके बाद 7:57 पे मुनाफे की तैयारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।